everyone, welcome back to our chemistry class. So today we are going to start a fresh topic that is electrovalent bond. तो ये चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है और कैसे होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में। आज हम उसका पहला टाइप ऑफ बॉन्डिंग देखने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसे आप आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। पूरा कंप्लीट आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कशन इस वीडियो के थ्रू आप ले सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हुए स्टार्ट कर चुके हैं तो कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर देखिएगा, उसके बाद जज कीजिएगा, क्योंकि इस व्हाइट बोर्ड को देख के कई बच्चे जज कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसका एक और नाम है जिसे आप बचपन से आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और यह आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है अगर, तो ट्रांसफर कहां से कहां होता है? तो आपने ये पढ़ा होगा कि मेटल से नॉन मेटल में ट्रांसफर होता है। तो चलिए डेफिनेशन को पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन अ मेटल एटम ट्रांसफर्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स टू अ नॉन मेटल एटम। कोई भी मेटल एटम जब नॉन मेटल एटम को अपना इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, तो उस वजह से क्या होता है? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझने का कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास एक मेटल है सोडियम, क्लियर है? आपके पास एक नॉन मेटल है क्लोरीन। इन दोनों के बीच आपको एक बॉन्ड बनाना है, क्योंकि एक मेटल चाहिए, एक नॉन मेटल चाहिए। तो इसके पास क्या है? एटॉमिक नंबर 11, इसके पास एटॉमिक नंबर 70। तो चलिए देखेंगे ध्यान से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं ना, 1s2 2s2 2p6 3s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, चेक करेंगे 10 2 12 12 और 5 70। क्लियर है कि नहीं है? ऐसा हमने बना दिया। नाउ चेक इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला काम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो देखना होता है। सो द लास्ट सेल इज थर्ड सेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1। इसमें देखना होता है थर्ड सेल, इसका भी लास्ट सेल है, और इसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आप देख सकते हैं कितना है, 5 and 2 7। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाबू वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, ये दो वर्ड में थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 है और वैलेंसी भी 1 है, लेकिन अगर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो वैलेंसी 7 नहीं है। याद रखिएगा, अगर 4 से ज्यादा किसी का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वैलेंसी निकालने के लिए 8 से माइनस करना पड़ता है। तो इसका वैलेंसी अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? 8 - 7 दैट इज 1। एंड व्हाट इज वैलेंसी अगर आपसे पूछे, व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी कितना है तो 1 है। व्हाट इज वैलेंसी? मतलब अपने साथ कितने दोस्त को लेकर के रखते हैं आप, दैट इज वैलेंसी। फ्रेंडशिप कितने लोगों के साथ कर सकते हैं। इसका वैलेंसी कितना है? इसका वैलेंसी कितना है बोलो? 1। इसका भी वैलेंसी 1, इसका भी वैलेंसी 1, तो दोस्ती अच्छा होगा। ये भी एक दोस्त को चाहता है, ये भी एक दोस्त को ही चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने सोडियम लिया, एक मेटल, और कोई भी मेटल अगर है तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? बताइए जरा। लो होना चाहिए, कम होना चाहिए। सो लास्ट क्लास का वीडियो अगर आपने देखा है तो यह बात आपको पता होगा कि एक एलिमेंट ऐसा लेते हैं जिसके पास आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, और दूसरा एलिमेंट ऐसा लेते हैं जो कि नॉन मेटल है, इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। क्या क्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं है? FONCl सभी के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी है। तो नॉन मेटल जो होता है उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है और आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है मेटल के पास। तो हमने ये कंडीशन को फुलफिल कर लिया। अच्छा, कंडीशन, कुछ कंडीशंस भी है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, हाँ, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सारे कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए तभी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो पहला कंडीशन तो यही है, जो मेटल है उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, जो नॉन मेटल है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इन दोनों के बीच का बॉन्ड बनाने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, हमने यहां पर सोडियम को लिखा है, और सोडियम क्या करता है? बोलो जरा, सोडियम क्या करता है? ध्यान दीजिएगा, इसके बाहर में जो एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, चलो एक बार
कॉन्फ़िगरेशन को और बेटर तरीके से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन को हम इस तरह से लिखे 2,8,1 तो कोई दिक्कत है? अगर क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन को हम लिखे इस तरह से 2,8,7 तो कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नाउ यू कैन सी सोडियम के सबसे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, और क्लोरीन के सबसे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। ये दोनों ही बंदा क्या चाहता है? ऑक्टेट फुलफिल हो जाए। ऑक्टेट फुलफिल होना मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा हो जाए। बच्चा अगर यहां पर ऑक्टेट पूरा करना है आपको तो क्या करना पड़ेगा? 7 इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर यहां ऑक्टेट पूरा करना, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना, तो 7 पहले से 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो काम बन जाएगा। इससे फायदा क्या है कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दे तो यहां पर बाहर 8 दिखने लगा है, और यहां पर अगर 1 आ जाता है तो क्लोरीन के पास भी 8 दिखने लगेगा। यस और नो? तो यही चीज यहां पर होता है, यही चीज यहां पर होता है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या होता है कहानी? ट्रांसफर कैसे होता है समझ में आ रहा है? क्या ये बात समझ में आ रहा है? ऐसे ट्रांसफर होता है, बोलिए समझ में आ रहा है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चलिए अब इसको लिखने का तरीका क्या है इस बात पर हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, हम लिखने जा रहे हैं यहां पर सोडियम के पास सबसे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को खाली लिखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खाली लिखिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। चलिए इसको क्रॉस से भी दिखा सकते हैं, डॉट से भी दिखा सकते हैं, और ये क्रॉस और डॉट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। फिलहाल वो इलेक्ट्रॉन है मान के चलिए, बाहर के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आप क्लोरीन को लिखिएगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए कितना है? 7 है। तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अरे क्रॉस क्यों लिख रहे हैं? बोले सर यहां क्रॉस लिखे थे इसलिए लिख रहे हैं। सुनो, एक में अगर क्रॉस लिख दोगे तो दूसरा में डॉट लिखना है, ठीक है? तो हम यहां पे डॉट लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अरे कोशिश करना हमेशा जोड़ा में लिखने का, पेयर्स में लिखने का, याद रहेगा पेयर्स में लिखने का। इसे क्या कहते हैं पता है? लोन पेयर्स। क्यों कहते हैं डिस्कस करेंगे, हर चीज के पीछे क्यों है, बिकॉज यू आर इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो हम नहीं बात कर रहे हैं, जोड़ा में लिखने का कोशिश करेगा, पेयर्स में लिखने का कोशिश कीजिएगा। लोन पेयर वर्ड हम नहीं यूज करेंगे, लोन पेयर का कंसेप्ट है कुछ, आगे बात करेंगे। तो यहां पे होता क्या है, इन दोनों में कॉम्बिनेशन होता है, और कॉम्बिनेशन कैसे होता है? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे ट्रांसफर होता है हमने यहां पर दिखाया है आपको, और आप यहां पर दिखा सकते हैं। कैसे दिखाइएगा? ये इसके पास चला जाता है इस जगह पर। क्लियर है कि नहीं? जैसे ही यहां पर पहुंचता है तो क्या हो जाएगा आप ही बताइए? सोडियम अब सोडियम नहीं रहा, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अगर सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो सोडियम क्या हो जाएगा? सोडियम प्लस बन जाएगा, हाँ कि ना? तो इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके प्लस लिख दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लोरीन अब क्लोरीन नहीं रहा, क्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है, सो दैट यू हैव टू राइट क्लोरीन, बॉक्स बना दीजिएगा, और बॉक्स बनाने के बाद एक माइनस साइन दीजिएगा। लेकिन साथ में क्लोरीन के जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको भी लिखना जरूरी है। तो लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, और एक एक्स्ट्रा ना, उसको भी यहां पर मेंशन कर दीजिए। यहां पे कुछ मेंशन मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी था वो भी चला गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास था वो चला गया है वहां पर। क्लियर है कि नहीं? तो लिखने का ये एक तरीका है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा? कौन सा बॉन्ड लिखने का तरीका है? आयनिक बॉन्ड लिखने का तरीका है। दिस इज, इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। लिखने का तरीका है आयनिक बॉन्ड का इस तरह से, और एक सिंपल तरीका से भी इसे हम लिखते हैं। इतना टफ बार बार लिखने में हमें समय जाएगा, इस वजह से हम सिंपल क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं Na+Cl-। बोलिए क्लियर है कि नहीं? दोनों ही तरीके से आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या आपको प्रोसेस समझ में आ गया है? क्या आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने का प्रोसेस समझ में आ गया है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, और यहां पर हमने ट्रांसफर आपको दिखाया है। क्लियर है? सबसे पहला काम आपने क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल करके आपने देखा कि ऑक्टेट फुलफिल कैसे किया जा सकता है। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा कहां? नॉन मेटल में, ये आपने देख लिया। फिर यहां पे ड्राइंग सेट कर दिया। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? तो कुछ और एग्जांपल्स यहां लिखे हुए हैं। ये तो NaCl एक एग्जांपल है। NaCl के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? अब बोलेंगे आयनिक बॉन्ड होता है। NaCl के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कह सकते हैं।
कुछ एग्जांपल और भी है, जैसे कि मेटल और नॉन मेटल आपको देखने को मिलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, कैल्शियम हाइड्राइड, एल्युमिनियम फ्लोराइड, पोटेशियम हाइड्राइड, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम आयोडाइड, रुबिडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, कैल्शियम हाइड्राइड, बहुत सारे हो सकते हैं एटसेट्रा। एक और एग्जांपल लेकर के देखें क्या? तो चलिए, अगर आपको देखना है एक और एग्जांपल, मान लीजिए NaCl का ये एग्जांपल है, तो हम एक और ले लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना रहे, ताकि आप कंफ्यूज ना रहे। एक सोडियम था, एक क्लोरीन था, तो ये कहानी था। एक सोडियम था, एक क्लोरीन था, तो ये कहानी था। कुछ एग्जांपल्स है, ये आप लिख लीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? हम अब MgCl2 बनाने जा रहे हैं। MgCl2 किस तरह से फॉर्म करेगा, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा, किस प्रकार, तो आप ध्यान दीजिए। हम लिख रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, क्या है ना, MgCl2 बनाना है, हमें MgCl2 बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहिए, फिर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहिए। इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। तो हम बनाने जा रहे हैं मैग्नीशियम का, क्या हो जाएगा ना, 1s2 2s2 2p6 3s2। क्लियर है कि नहीं? और इसमें बनाइएगा तो क्या हो जाएगा ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। डन। इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए ध्यान से, 2,8,2 दिख रहा है, 2,8,2। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2,8,7। यस और नो, 2,8,7। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि मैग्नीशियम एक है लेकिन क्लोरीन 2 है, तो आपको एक और क्लोरीन लिखना चाहिए। आपको यहां पर एक और क्लोरीन हम लिखने जा रहे हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 17 ही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पूरा छाप दीजिएगा इस तरह से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8,7। बोलिए क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया है? व्हाट इज द मेटल, यहां पर मेटल क्या है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम विल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन। यहां ध्यान दीजिएगा, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम के पास, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इस क्लोरीन के पास, ये 8 बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके पास, तो ये 8 बन जाएगा। बोलो हाँ कि ना? दोनों को 8 बनना है ना। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन था। तो अब देखिए ध्यान से क्या होगा, हम मैग्नीशियम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मैग्नीशियम के पास बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन्स, बोलेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन। ये कंबाइन कर रहा किसके साथ, क्लोरीन के साथ। कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है सर। देखिए ध्यान से, 2 क्लोरीन है सर। क्लियर है कि नहीं? एक क्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, 7। 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है कि नहीं? नाउ ट्रांसफर को दिखाइएगा ध्यान से। यहां से जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर, यहां से जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर। बोलो कोई दिक्कत है तो? अब यहां पर आप कैसे बना सकते हैं इस चीज को, ऐसे लिखिएगा, मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम नहीं रहा, क्या बन चुका है, मैग्नीशियम 2+ बन चुका, हाँ कि ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गया है। और एक Cl आपको दिख रहा है, ये Cl यहां पर भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक काम कीजिए, दोनों सेम दिख रहा है ना, क्या इसके साथ जो हुआ इसके साथ वही हुआ है, सेम हुआ है। तो आप एक काम कीजिए, यहां पर क्या कीजिए, 2 लिख दीजिए, 2 के साथ क्या लिख दीजिए, Cl लिख दीजिए। Cl में क्या हुआ है, माइनस हुआ है। पहले से कितना इलेक्ट्रॉन था, 7। 1 2 3 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन आया था, उसको भी लिखना पड़ेगा यहां पर। दोनों क्लोरीन के साथ सेम फेनोमेना हुआ है, तो हम एक बार में 2 ठो लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, इस चीज को सिंपल तरीके से कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसे लिखने का तरीका है, या तो इस चीज को मत लिखिए, समझे, ध्यान से सुनिएगा, 2 को मत लिखिए। क्यों मत लिखिए, क्योंकि 2+ यहां दिखा रहे हैं ना, तो टेंशन नहीं है, एक ही को लिखिए, एक ही को लिखिए। अब आप इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, सिंपल में Mg2+ और Cl-, और ये चीज ही बना है क्या बचवा, Mg लिखेंगे और ये 2 यहां पर आता है, आपको पता है, और ये जो माइनस है उसके पहले तो 1 है, ये यहां पर आता है, पता है कि नहीं है, क्लास 9 पढ़े हुए हो। MgCl2 क्यों होता है, समझ में आ रहा है? Mg एक ही होगा लेकिन Cl2 होता है, इस वजह से होता है। ये है बॉन्ड, इस तरह का लिखने का तरीका।
बोलिए क्लियर है कि नहीं है? बाकी जो एग्जांपल्स है उसको भी आप करके देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मेटल टू अनदर नॉन मेटल, फ्रॉम वन मेटल टू अनदर नॉन मेटल। तो चलिए अब इसके कंडीशंस को एक एक करके पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने की क्या क्या कंडीशंस है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हमें क्या पढ़ना है? कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। किन किन कंडीशंस की वजह से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है, ऐसा क्या फेवरेबल कंडीशन है जिसकी वजह से रिजल्ट में हमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मिलता है। तो पहला पढ़ने जा रहे कंडीशन, द एटम विच चेंजेस इनटू कैटायन। जो एटम कैटायन, आपको पता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए एक एटम को कैटायन बनना पड़ता है, दूसरा एटम को एनायन बनना पड़ता है। जो एटम कैटायन बन रहा है, मतलब पॉजिटिव आयन का बात हो रहा है, शुड पॉजेस 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए कैटायन के पास? जो कैटायन में बदल रहा है उसके पास, मतलब जो मेटल है, जो मेटल है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही बात है, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए या फिर 3 होना चाहिए। इसके अलावा 4 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं है? ऐसे भी आपको पता है 5, 6, 7 नॉन मेटल्स का होता है यार। तो बोल रहा दी अदर एटम विच चेंज इनटू एनायन, जो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है, शुड पॉजेस 5, 6 और 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अभी आपने एक एग्जांपल देखा था, Na प्लस में बदला था, कैटायन में बदला था, उसके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना था? 1 था। और Cl क्लोरीन जो है Cl माइनस में बदला था, उसके पास 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन था। तो याद रखिएगा 1 के जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जैसे कि अभी मैग्नीशियम का भी एग्जांपल देखा, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? 2 था। क्लियर है कि नहीं? नॉन मेटल सिर्फ हम क्लोरीन ही लेकर के अभी देखें, इस वजह से आपको ऐसा दिखा है। आप एक अलग नॉन मेटल लेकर के भी देख लीजिए, फ्लोरीन ले लीजिए, सल्फर ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, आपको ढेर सारा एग्जाम्पल हमने लिखा था, ट्राई कीजिए बनाने का, आपको मिलेंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो ये बात याद रखिएगा, 1, 2, 3 फॉर मेटल एंड 5, 6, 7 फॉर नॉन मेटल। क्लियर है कि नहीं है? 4 नहीं हो सकता, बीच में 4 कहीं नहीं लिखा हुआ है, यस और नो? अगर किसी नॉन मेटल के पास 4 नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो 2 नॉन मेटल आपस में कंबाइन कर जाते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बीच में कह रहे हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक नहीं है, बट कह रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका। चलिए नेक्स्ट, और क्या कंडीशन है? कंडीशन बोल रहा, अ हाई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दो जो एलिमेंट है जिसका हमने एग्जांपल अभी लिया था, Na प्लस Cl माइनस कंबाइन हुआ है, तो एक मेटल है Na, दूसरा नॉन मेटल है Cl, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके पास है, ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना के बराबर होगा। डिफरेंस काफी ज्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, लगभग 2 होना ही चाहिए, अबाउट 2 लिखा हुआ है। क्लियर रहेगा कि नहीं रहेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मिनिमम 2 होना चाहिए, ज्यादा होगा तो बहुत बेटर है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतना अच्छा आयनिक कंपाउंड है। ये भी हम केमिकल बॉन्डिंग से पहले कॉन्सेप्ट को बना चुके थे, हम बोले थे ये सारे कॉन्सेप्ट्स पीरियोडिक टेबल में जो आप पढ़ रहे हैं दैट विल बी अप्लाइड टू केमिकल बॉन्डिंग, तो आज वो अप्लाई हो रहा। देखिए, ऑफ द 2 एटम्स इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए जो 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन 2 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी ज्यादा होना चाहिए, लगभग 2 तो होना ही चाहिए, 2 तो होना ही चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? एक पॉइंट इस बीच में इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल बिटवीन सिमिलर एटम्स। 2 सिमिलर एटम्स के बीच में कभी भी आयनिक बॉन्ड, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं हो सकता। जैसे मान के चलिए एक नॉन मेटल ले लिए O और एक नॉन मेटल ले लिए O, अरे O2 बनेगा कि नहीं बनेगा? ऑक्सीजन गैस O2, तो क्या O2 में जो O और O के बीच में बॉन्ड होता है आयनिक होता है? नहीं, क्या होता है? कोवेलेंट होता है। तो याद रखिएगा, कभी भी 2 सिमिलर एटम्स के बीच में, चाहे मेटल और मेटल के बीच में ले लेते हैं, चलो मान के चलो एक आपके पास Na प्लस है और एक Na प्लस है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? मेटालिक बॉन्ड होता है। तो 2 सिमिलर एटम्स के बीच में कभी भी आयनिक बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात किया जाए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां पे समझ में आ गया है, दिस इज कोवैलेंट, दिस इज मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड होता है मेटल्स के आयंस के बीच में। आगे बात करते हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, इस बात पे ध्यान दीजिए। देयर मस्ट बी ओवरऑल डिक्रीज इन एनर्जी। चाहे दुनिया का कोई भी टाइप का बॉन्ड बन रहा हो, अगर वो बॉन्ड बन रहा है उसके पीछे का लॉजिक क्या है? एनर्जी डिक्रीज होना। अगर एनर्जी डिक्रीज होगा तभी स्टेबिलिटी आएगा। तो यहां पे ये बात मेंशन किया हुआ है, देयर मस्ट बी ओवरऑल डिक्रीज इन एनर्जी, दैट इज एनर्जी मस्ट बी रिलीज्ड। एनर्जी कम कैसे होगा? जितना एनर्जी पहले उसके पास है उस अमाउंट ऑफ एनर्जी से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गया होगा। तो जो सिस्टम का एनर्जी है, जो मॉलिक्यूल का एनर्जी है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? Na प्लस और Cl माइनस कंबाइन कर रहा था, दोनों के पास पोटेंशियल एनर्जी था। धीरे धीरे ये पास आ रहा है, पास आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम होता जा रहा है, अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम होता जाता है। और एक सिचुएशन में मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगा, उस समय ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो एनर्जी तो रिलीज होना ही चाहिए, ठीक है कि नहीं? बोलिए, क्लियर है कि नहीं है? और ये चीज होने के लिए क्या होना चाहिए? इस चीज को करने के लिए क्या होना चाहिए? इस चीज को तभी पॉसिबल है कि एक एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, तो ऐसे छोड़ने नहीं देगा यार, आपने आयनाइजेशन एनर्जी दिया होगा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन निकला उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए एक बंदा होना चाहिए। तो अगर कोई एटम किसी बाहर के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसके पास, इसका मतलब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक एटम के पास कम आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए, दूसरे एटम के पास हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा ना, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना कम एनर्जी आएगा, जितना कम एनर्जी आएगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इस बात को पढ़िएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? फॉर दिस एन एटम शुड हैव लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। एक एटम के पास क्या होना चाहिए? लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। एंड द अदर एटम शुड हैव हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर ये जो Na है और Cl है, दोनों के बीच में बॉन्ड बना रहे हैं, इसके पास आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होना चाहिए और इसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ज्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होने से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ज्यादा स्टेबल बनेगा। ये क्लियर है कि नहीं है? ये तीन कंडीशन आपको समझ में आ गया है, और ये होने के वजह से ही एनर्जी कम हो रहा है। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, देयर मस्ट बी ओवरऑल डिक्रीज इन एनर्जी। हम तो बोलेंगे यहां पर एनर्जी आपने दिया है, आयनाइजेशन एनर्जी आपने दिया ना, लेकिन यहां एनर्जी निकला। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है? एनर्जी निकल रहा है, तो ज्यादा एनर्जी निकलेगा इन कंपैरिजन टू जितना आपने एनर्जी दिया। मतलब आपको कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ा लेकिन ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकला, तो ओवरऑल एनर्जी में क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। लिख रहा था देयर मस्ट बी ओवरऑल डिक्रीज इन एनर्जी, एनर्जी मस्ट बी रिलीज्ड। क्लियर है कि नहीं? प्लस माइनस करेंगे तो ध्यान रखिएगा माइनस वाला चीज ज्यादा आएगा क्योंकि रिलीज ज्यादा हो रहा है। आगे बात करें हम तो नेक्स्ट कंडीशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, फोर्थ कंडीशन के ऊपर हम बात करेंगे। अब लिख रहा है हायर द लैटिस एनर्जी ग्रेटर विल बी द केस ऑफ फॉर्मिंग एन आयनिक कंपाउंड। जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा उतना ज्यादा चांस है आयनिक कंपाउंड बनने का। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? उतना ज्यादा चांस होगा आयनिक कंपाउंड बनने का। लेकिन सवाल यह है कि लैटिस एनर्जी क्या है, यही नहीं पता सर। कोई एनर्जी है, लैटिस एनर्जी क्या है? याद रखिए इस बात को कि जब दो आयन्स है, एक कैटायन है एक एनायन है, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। बोलो हाँ कि ना? अट्रैक्ट कर रहा, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। उस सिचुएशन में अट्रैक्शन के बाद क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है, हाँ कि ना? अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होता है, तो जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वही क्या है? लैटिस एनर्जी। क्लियर है कि नहीं? पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा और इसको प्यूरिफाई कर लेते हैं हम। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन फ्री आयंस कंबाइंड टुगेदर। जब दो फ्री आयंस है और अपोजिटली चार्ज आयंस होना चाहिए तभी तो अट्रैक्ट होंगे, कंबाइन होंगे। प्लस और प्लस कहां से कंबाइन हो? माइनस और माइनस कहां से कंबाइन हो? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो बोल रहा दो फ्री चार्जेस है या आयंस है जो क्या करेगा? आपस में कंबाइन करेगा। उस समय जो एनर्जी रिलीज होगा टुगेदर टू फॉर्म 1 मोल ऑफ अ क्रिस्टल। 1 मोल क्रिस्टल बनाने में, 1 मोल क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब उसका सॉलिड फॉर्म,
बनाने में जो इतना एनर्जी रिलीज होता है उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। आज कह रहे हैं क्लास 12 तक परेशान हो गए इस चीज के लिए, तो ध्यान रखिए इस बात को। सो आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ लैटिस ऑफ NaCl। ध्यान दीजिएगा, अगर NaCl का फॉर्मेशन हम करना चाहें एक लैटिस की हेल्प से, तो ध्यान दीजिएगा हम बना रहे एक क्यूब जस्ट बना देते हैं। देखिए ध्यान से, Na प्लस है, ये मान लीजिए यहां पर इसके साथ कंबाइन है, किसके साथ कंबाइन है, Cl माइनस के साथ कंबाइन है, और फिर Na प्लस लिख देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। फिर Cl माइनस होगा आगे जाकर के, आई एम नॉट मेकिंग दैट। Na प्लस के नीचे जस्ट बनाइए क्या, Cl माइनस, और Cl माइनस के नीचे बना दीजिए Na प्लस। देखिए ध्यान से, Na प्लस छोटा होता, Cl माइनस बड़ा होता, तो आई एम ट्राइंग टू डू दैट, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, Cl माइनस को बड़ा कर रहे हैं हम, फिर इधर हम Na प्लस बना रहे हैं, ये Cl माइनस बन गया, फिर यहाँ पर Na प्लस बना रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, ये Na प्लस Cl माइनस के साथ, Cl माइनस Na प्लस के साथ, Na प्लस Cl माइनस के साथ, Cl माइनस Na प्लस के साथ, Cl माइनस Na प्लस के साथ, Na प्लस Cl माइनस के साथ, इस तरह से जो है आपस में कंबाइंड होता है। बोले सर एक ही लेयर आपने बनाया, बोला अरे बना लो, 10 गो लेयर बनाओ, हमको क्या है, ऐसे करके बना लोगे तुम। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। यहां पर क्या होगा, Na प्लस आएगा तो यहाँ पर Cl माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा, फिर से Na प्लस होगा, समझ में आ रहा। अगर यहाँ Na प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, Cl माइनस होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, Na प्लस होगा, यहाँ Na प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, Cl माइनस होगा। दिख रहा क्रिस्टल। अरे Cl माइनस आपस में नहीं कनेक्ट हो सकता, बीच में पक्का एक तो क्या होना चाहिए, Na प्लस होगा। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा कि नहीं। अरे समझ में आ रहा क्रिस्टल किस तरह से रहता है। तो ये जो क्रिस्टल बना हुआ है, ये जो क्रिस्टल बना हुआ आपको दिख रहा है, यहाँ पर Na प्लस है तो यहाँ पर कोना में क्या कर दो, Cl माइनस। क्लियर है, यहाँ Cl माइनस दिख रहा है तो यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर Na प्लस है ऑब्वियसली, फिर यहाँ पर क्या होगा, Cl माइनस होगा। तो जाकर चेक करना ठीक से थोड़ा, है ना। और सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर कहीं पर होगा Cl माइनस, यहाँ पर फिर से क्या होगा, Na प्लस, क्योंकि इस कोना में प्लस है तो इस कोना में भी प्लस। समझ में आ रहा है, एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है। सिंगल करके भी बना सकते हो, चलो एक और ट्राई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम लगने दीजिए, क्योंकि ये आइडिया अगर दिमाग में सेट हो जाएगा ना तो 12 तक परेशानी नहीं होगी। लेट सपोज मान लीजिए यहां पर क्या है, Na प्लस है, यहां पर मान लीजिए Cl माइनस, यहां पर क्या होगा, Cl माइनस, यहां पर क्या होगा, Na प्लस, यहां पर मान लीजिए क्या है, Cl माइनस, यहां पर क्या होगा, Na प्लस, यहां पर Na प्लस है तो यहां पर क्या होगा, Cl माइनस। इस तरह से एक क्यूब आपने बनाया, इसके जस्ट बगल में सेम एक क्यूब लगा दीजिए, इधर से नीचे से भी लगा दीजिए, ऊपर से भी लगा दीजिए, इधर से भी लगा दीजिए, तो ये एक क्रिस्टल है। इसका एक मोल बनाने के टाइम पे जितना एनर्जी रिलीज होता है, मतलब सर एनर्जी रिलीज ही क्यों, अरे भाई Na प्लस और Cl माइनस के बीच में अट्रैक्शन है ना, तो जब भी अट्रैक्शन होता है एनर्जी रिलीज होता है, एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। याद रहेगा, बोलिए समझ में आ रहा है। अच्छा एक आप बात आपसे पूछ रहे हैं, पढ़ाया हुआ मेरा, जैसे घर में NaCl है ना, नमक है हमारे पास, उसको जब हम पानी में डालते हैं तो उस समय क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो क्या उससे एनर्जी निकलता है, नहीं निकलता है, मूर्ख आदमी, निकलता है हाइड्रेशन एनर्जी, पढ़ाया हुआ है। क्या निकलता है, हाइड्रेशन एनर्जी। वाटर के जो मॉलिक्यूल है Na प्लस को चारों तरफ से घेरने लगता है, तो Na प्लस और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन, वाटर के मॉलिक्यूल्स और Na प्लस के बीच में क्यों अट्रैक्शन होता है, पढ़ाया हुआ है। आप लोग भूल रहे हैं पुरानी चीजों, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है, लोन पेयर ऑक्सीजन के पास होता है, और उस लोन पेयर का अट्रैक्शन होता है Na प्लस के साथ, इसीलिए क्या करता है, Na प्लस को चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल घेरने लगता है, और अट्रैक्शन के वजह से क्या होता है, एक एनर्जी निकलता है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। पढ़ाया हुआ है मेरा, ठीक है कि नहीं। और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रहा है, पानी में नहीं डाल रहे हो आप, ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, जिसके वजह से ये क्या बना रहा है, खुद को क्रिस्टल बना रहा है। ये अकेला था, ये अकेला था, अलग अलग था, जब इसको सामने लाए आप, एक क्रिस्टल के फॉर्म पे लाए आप, तो एक एनर्जी, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी निकला, जिसे आप क्या कह रहे हो, लैटिस एनर्जी। अब वापस कह रहे हैं, जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा, आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड बनने का चांस उतना ज्यादा होगा। कि इस क्रिस्टल के अंदर कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, सभी क्या है, आयनिक बॉन्ड है। क्लियर है कि नहीं है, ध्यान रहेगा, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा,
अमाउंट ऑफ लैटिस एनर्जी रिलीज होगा उसी को हम क्या कहेंगे, उतना ज्यादा चांस होगा आयनिक बॉन्ड बनने का। तो बहुत ज्यादा एनर्जी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हम अब आपके सामने ये कहना चाहते हैं कि कोई आयनिक बॉन्ड बनने में कितने डिफरेंट टाइप के एनर्जीज इन्वॉल्व होते हैं या कितने डिफरेंट टाइप के एनर्जीज चेंज होते हैं, इसके बारे में डिस्कस होना चाहिए। ये सर थोड़ा अंदर से देखा जाए भाई, ये तो बाहर हम देख रहे हैं, थोड़ा अंदर की तरफ जाके जाया जाए, क्योंकि Na हमारे पास होगा, Na प्लस तो नहीं होगा, Na प्लस बनाना होगा। Cl होगा हमारे पास, Cl माइनस बनाना होगा, फिर उन दोनों में अट्रैक्शन होगा। तो जब हम Na से Na प्लस बना रहे हैं तो कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है, Cl से Cl माइनस बना रहे हैं तो कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है, Na प्लस और Cl माइनस आपस में अट्रैक्ट कर रहा है तो कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है। ये सारी बातें एक जगह पर डिस्कशन करना होगा, एंड दैट इज नोन एज बॉर्न-हैवर साइकिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आयनिक बॉन्ड, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉर्न-हैवर साइकिल, हम डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि हमने कहा, किसी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड दैट इज आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड बनने में बहुत सारे एनर्जीज इन्वॉल्व होते हैं जो कि हम देखने जा रहे हैं, एंड दैट विल बी understood by the help of a thermodynamical concept that is Born-Haber cycle। वही हमारा टॉपिक है अभी, Born-Haber cycle क्या है देखिएगा। The energy changes involved in the formation of an ionic compound from their constituent elements। आयनिक कंपाउंड बनता है, लेकिन कंपाउंड बनने से पहले क्या होता है, हमारे पास एलिमेंट्स होता है, और वो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके एक आयनिक कंपाउंड बना रहा होता है। तो एलिमेंट से ये जो एक आप कह सकते हैं कि ये एक कैसे कह सकते हैं इस चीज को, कि ये कह सकते हैं कि आप एक जर्नी है, ये एक जर्नी है। किस चीज का जर्नी है, कि एक एलिमेंट है, एक दूसरा एलिमेंट है, वो एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट के साथ धीरे धीरे कंबाइन करेगा और एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो इस पूरा जर्नी को हम 1 by 1 स्टेप वाइज देखने वाले हैं। यही चीज यहां कह रहा है कि जब कोई आयनिक कंपाउंड उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनता है तो क्या होता है, कई सारे एनर्जीज इंवॉल्व होते हैं, can be studied with the help of a thermodynamical cycle called Born-Haber cycle। शॉर्टकट में लिखा है BHC। क्लियर है कि नहीं है, what is Born-Haber cycle, क्या बोलेंगे? The different type of energies involved in the formation of an ionic compound from their constituent element is called Born-Haber cycle। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए एक कंपाउंड बनाने हम जा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ बॉर्न-हैवर साइकिल। हम देखेंगे कौन कौन से एनर्जीज इन्वॉल्व है। पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं NaCl, आसानी से समझ पाएंगे। क्या NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, यस और नो? आयनिक कंपाउंड है, Na प्लस Cl माइनस होता है। तो Na प्लस और Cl माइनस कंबाइन हुआ, इसके पीछे कौन कौन से एनर्जीज इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, सोडियम नेचर में कैसे मिलता है, Na, और क्लोरीन नेचर में क्या Cl मिलता है? नो सर, Cl2। बोलो बाई एटॉमिक एलिमेंट है ये, दिस इज एलिमेंट। कोई दिक्कत है? Cl2 लिखा है तो क्या ही होगी, एलिमेंट नहीं है क्या? O2 लिखा है, एलिमेंट है ना। चैप्टर 1 अगर खोखला है तो चैप्टर 4 में आप क्या कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा Cl2 लिखा हुआ है, इट इज क्लोरीन एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं। तो ये नेचर में पाया जाता है। आपको पता है क्लोरीन गैसियस फॉर्म में होता है नेचुरल, और सोडियम सॉलिड स्टेट में होता है नेचुरली, हाँ कि ना। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है ये आपस में कनेक्ट होंगे, कैसे कनेक्ट होंगे हम देखेंगे, और क्या बनाते हैं, बनाते हैं NaCl, हाँ कि ना। NaCl कंपाउंड बनाते हैं, बोलो हाँ कि ना, बोलो फटाफट। NaCl में Na प्लस और Cl माइनस होता है, और ये एक सॉलिड कंपाउंड है कह सकते हैं, यस और नो। लेकिन आपने तो यहां कोई एनर्जीज लिखा नहीं है, लिखेंगे हम कई एनर्जीज को यहां देखने जा रहे हैं। तो बताइए सबसे पहले सोडियम को क्या करना होगा, फटाक से क्लोरीन के साथ कैसे कंबाइन हो जाएगा। तो सबसे पहले सोडियम को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, गैसियस फॉर्म में। क्यों गैसियस फॉर्म में, क्योंकि Na प्लस बनाना है ना हमें। Na प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है सर, आयनाइजेशन एनर्जी देना पड़ता है। तो क्या आयनाइजेशन एनर्जी आप सॉलिड को ही दे देते हैं?
नो, पहले उसको गैस बनाना पड़ता है। तो इस सोडियम को आप सबसे पहले गैसियस फॉर्म पे लाएंगे तो क्या देना पड़ेगा? अगर सॉलिड गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट होता है तो क्या कहते हैं उसे? हीट ऑफ सब्लिमेशन। यस और नो? शॉर्टकट में हमने लिखा हीट ऑफ सब्लिमेशन। क्लियर है कि नहीं है? सिमिलरली आप बताइए, अच्छा ये क्या जो इक्वेशन लिखा हुआ बैलेंस कंडीशन में है? नहीं है सर, Na एक है, यहाँ Na एक है, ठीक है, Cl2 है, यहाँ Cl एक है। एक काम कीजिए, यहाँ पे हाफ लिख दीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब बैलेंस हो गया। बैलेंस पहले कर लीजिएगा तब देखिएगा बॉन्ड नेबर साइकिल। क्लियर है? तो चलिए अब बताइए, ये तो पहले से गैस में है, बहुत अच्छा बात है, पहले से गैस में है, गैस में बदलने का जरूरत नहीं है। लेकिन बताइए जरा, क्या Cl2 से इलेक्ट्रॉन निकाल पाइएगा ना Cl से इलेक्ट्रॉन निकाल पाइएगा? सॉरी, इलेक्ट्रॉन निकालना तो है ही नहीं सर। हमको क्या दो चीज चाहिए? Na+ चाहिए और एक तो Cl- चाहिए। Na+ कैसे बनेगा? पहले इसको गैस में बदल लिए और गैस में बदल के इसमें क्या दे देंगे? चलो इधर पहले ही पहले कंप्लीट कर लेते हैं। सोडियम को हमने पहले गैस में बदला, हीट ऑफ सब्लिमेशन लगाया, आ गया गैस में बदल गया। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है जिससे ये क्या बन जाएगा? Na+ गैस बनेगा, हाँ कि ना? Na+ गैस कैसे बनेगा ना सर? आयनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा। आयनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी 1 लिखते हैं। क्लियर है कि नहीं? एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला, I1 लिख दिए। कोई दिक्कत किसी को? किसी को दिक्कत है तो आई लिखो खाली, या IP लिखो, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक ही बात है। अब देखो ध्यान से, ये ऑलरेडी गैस में है लेकिन ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। पहले एटम तो बनाओ, क्योंकि यहां पहले Cl और Cl के बीच में एक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, हाँ कि ना? सेम एलिमेंट्स के बीच में कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं हो सकता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड है इसके बीच में। इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा आपको, पहले Cl बनाना पड़ेगा। यू हैव टू फॉर्म Cl गैस, नॉट Cl2। Cl2 तो आपको नेचर में मिला, तो क्या लगाइएगा यहां पर बताइए ना जरा। आपको Cl और Cl के बीच में जो बॉन्ड है वो तोड़ना है। तोड़ने का मतलब डिसोसिएशन। ध्यान रखिएगा, यहां हीट ऑफ डिसोसिएशन लगेगा। बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगता है उसे क्या कहते हैं? हीट ऑफ डिसोसिएशन। तो हम यहां पर क्या लगाने जा रहे हैं? हीट ऑफ डिसोसिएशन। यहां लिखते हैं हीट ऑफ डिसोसिएशन। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो चलो क्लियर है यहां तक? लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है? हाफ लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा इसके पहले भी क्या लिखना होगा? हाफ। आपसे हम पूछ रहे हैं, ये जो सब्लिमेशन है ये हीट आपको देना पड़ा है कि रिलीज हुआ है? कौन बोल रहा है रिलीज हुआ? मूर्ख आदमी है क्या रे? देगा तब ना गैस में बदलेगा। हीट ऑफ सब्लिमेशन देना पड़ता है। आयनाइजेशन एनर्जी देना पड़ा है कि एनर्जी रिलीज हुआ है? देना पड़ा है। पहला इलेक्ट्रॉन निकाले हैं आप, एनर्जी देना पड़ा है। हीट ऑफ डिसोसिएशन, आपको बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा कि हीट निकलेगा? नहीं, देना पड़ेगा। ऑब्वियसली बॉन्ड को तोड़ रहे हैं आप, तो यहां पर भी प्लस साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिएगा, ये हम पहला एग्जांपल दे रहे हैं इसलिए टाइम ले रहे हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल बनाएंगे धड़ाक से बनाएंगे। याद रखिएगा, जो एनर्जीज हमें अप्लाई करना पड़ता है उसको प्लस में लेना है, जो एनर्जीज अपने आप रिलीज होते हैं उसमें माइनस लेना है, क्योंकि दिस इज एंडोथर्मिक। अभी तक जो भी एनर्जीज हमने लिखा है सब एंडोथर्मिक है, एक्सो नहीं है, निकलता नहीं है। अब हमारे पास क्लोरीन गैस रेडी है। अब क्लोरीन गैस में आपको क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व कराइएगा जरा बताइए फटाक से। बाबू, ये क्लोरीन क्या करेगा? बाहर के किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगा। कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह सकते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह सकते हैं। यहां पर आप डेल्टा इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा EGH, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि माइनस साइन के साथ होगा। यस और नो? रिलीज होता है ये एनर्जी। या फिर आप कई किताब में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शॉर्टकट में इस तरह से लिखा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आ गया है नहीं आ गया है बताओ जरा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखिए या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस में लिखना होगा। लेकिन अब चलो, अब रेडी है Na+ और Cl-, ये एक दूसरे के पास आएगा। ये एक दूसरे के पास। सवाल है क्यों आएगा? बोले सर ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में। और जब भी Na+ और Cl- को भी दो ऑपोजिट चार्ज के बीच में फोर्स लगता है तो एक एनर्जी रिलीज होता है, दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। ऑलरेडी बता चुके हैं। तब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और क्या निकलेगा? लैटिस एनर्जी निकलेगा। हम यहां पे लिख देते हैं, इन दोनों के बीच क्या हो गया? अब अट्रैक्शन हो गया और अट्रैक्शन के रिजल्ट से क्या निकला?
बोलिए प्रोफेसर निकलेगा, क्या निकलेगा? लैटिस एनर्जी निकलेगा। बोलो याद आ रहा कि नहीं? बताया हुआ है। लैटिस एनर्जी का सिंबल हम क्या दे रहे थे? यू दे रहे थे। निकल गया। जैसे ही लैटिस एनर्जी निकल गया, ये दोनों आपस में चिपक जाएगा और क्या बना देगा? ये जो आपको दिख रहा है ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये बन गया। तो इतने सारे एनर्जीज इन्वॉल्व हुए हैं तो जाकर के Na+Cl- कनेक्ट हुआ है, NaCl बना है। क्लियर है कि नहीं है? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सुनिए, एक आदमी है, एक साइंटिस्ट है, नाम है हेस। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़िएगा, लेकिन यहां इसका इस्तेमाल है क्योंकि ये एक प्रकार का थर्मोडायनेमिकल साइकिल ही है। किसे थर्मोडायनेमिकल साइकिल कहते हैं? ऐसा साइकिल जिस साइकिल में हीट एनर्जी का यूज करते हुए कुछ आप बना रहे हो, उसको थर्मोडायनेमिकल साइकिल कहते हैं। तो हीट यूज हो रहा है ना हर जगह, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ डिसोसिएशन, आयनाइजेशन एनर्जी देना पड़ रहा है। ये एक एनर्जी निकला है, ये भी एक एनर्जी निकला है, बाकी आपको दिख रहा है। यहां हेस क्या कह रहा है, लिख के रखे, ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, इन्होंने एक रूल दिया हेस ने, किस पर बेस्ड है? कांस्टेंट हीट समेशन, हीट समेशन नहीं, कांस्टेंट हीट समेशन। क्या कहता है इस पर ना? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक सॉलिड, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज नेट रिजल्टेंट ऑफ ऑल द एनर्जीज इन्वॉल्व्ड। मतलब ये जो एलिमेंट था और ये जो एलिमेंट था, ये दोनों आपस में कंबाइन करके जो आयनिक कंपाउंड, सॉलिड आयनिक कंपाउंड बनाया है, इसमें जो हीट ऑफ फॉर्मेशन का यूज किया है इन्होंने, टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन का यूज किया है उन्होंने। हीट ऑफ फॉर्मेशन को ΔHF लिख दे रहे हैं। ये किसके बराबर होगा? दिस विल बी द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज इन्वॉल्व्ड इन द साइकिल। तो क्या आप लिख सकते हैं? ΔHF इज इक्वल टू कितना होगा? अरे यहां डायरेक्टली लिख दिए कि ये दोनों कंबाइन हुआ, हीट ऑफ फॉर्मेशन लगा तो ये बन गया। लेकिन तुम डायरेक्टली बोलोगे तो हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलोगे, लेकिन अगर इंटरनली जाओगे तो हीट ऑफ फॉर्मेशन के अंदर में कई सारे एनर्जीज इन्वॉल्व हैं, वो लिखने जा रहे हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन के अंदर कौन कौन से एनर्जीज इन्वॉल्व है? तो ध्यान दीजिएगा, पहला लिखने जा रहे हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। बोलो हाँ कि नहीं? प्लस है। उसके बाद क्या लिखा है? आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी 1 है। क्लियर है कि नहीं? और क्या है यहां पर? हीट ऑफ डिसोसिएशन है, प्लस में 1/2 हीट ऑफ डिसोसिएशन। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? अरे बच्चा क्लियर है कि नहीं है? उसके बाद ध्यान दीजिए, यहां एक एनर्जी निकला है तो यहां लिखेंगे माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो लिखना है लिखिए। क्लियर है कि नहीं है? एक और एनर्जी निकला है माइनस लैटिस एनर्जी, या डायरेक्ट माइनस यू लिख देते हैं, एक ही बात है, लैटिस एनर्जी है। तो ये सारे एनर्जीज इन्वॉल्व हुए हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन में। तो याद रखिएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है वो सम ऑफ ऑल द एनर्जीज इन्वॉल्व्ड होता है इन अ बॉर्न हैबर साइकिल और इन अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड में। आयनिक बॉन्ड जब फॉर्मेशन होता है उस समय इतने सारे एनर्जीज इन्वॉल्व होते हैं, उन सभी का सम को क्या कहते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। ये कौन कहा था? हेस ने कहा था। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया है? अगर आपको ये समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। एक और एग्जांपल हम आपको कराएंगे, इसमें आपका स्पीड रहना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये NaCl थोड़ा सा आसान जैसा लग रहा होगा, तो हम थोड़ा सा एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। आप लोगों का मॉड्यूल में भी जो है NaCl का ही एग्जाम्पल मिला हुआ है, ठीक है? दूसरा एक कंपाउंड लेते हैं, एक काम करते हैं MgCl2 ले लेते हैं। यस और नो? बोलो क्लियर है कि नहीं? तो चलो MgCl2 अगर हमको बनाना है तो क्या करना होगा? आपके पास मैग्नीशियम सॉलिड पहले से प्रेजेंट होगा और क्लोरीन गैस आपके पास पहले से प्रेजेंट होगा। ये दोनों कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा? MgCl2, या ऐसे लिख सकते हैं Mg2+Cl-। बोलो हाँ कि ना? अरे Cl2 होता है, ये उधर जाता है, ये मालूम है कि नहीं है? एक्चुअली में Mg2+ होता है और Cl- होता है। इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है, तो कंबाइनली हम इस चीज को कैसे लिखते हैं? MgCl2 क्लास 9 से पढ़ रहे हैं। ये 2 यहां पर जाता है, इस माइनस के आगे क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 यहां पर आता है। ओके, सो यहां पर हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको निकाल के बताना है। तो कैसे निकालेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन? तरीका क्या है? तो सॉलिड है मैग्नीशियम, इसको पहले क्या करेंगे? बोलिए, पहले गैस में बदलेंगे। तो मैग्नीशियम गैस में बदलना अगर है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? हीट ऑफ सब्लिमेशन। क्लियर है कि नहीं?
फिर इसमें से क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना, एक टाइम पे एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं आप, आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के रेडी करना है। ध्यान दीजिएगा, Mg2+ चाहिए हमें, Mg+ नहीं, उस सिचुएशन में Na+ चाहिए था सिर्फ, इसीलिए हमने इस एग्जांपल को जानबूझ के लिए। तो ध्यान दीजिए, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जैसे निकालेगा तो क्या बन जाएगा, Mg+ गैस, और यहां पर कौन सा एनर्जी का इस्तेमाल किया है आपने, आयनाइजेशन एनर्जी 1। क्लियर है कि नहीं? अगेन आपको एक और इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, Mg2+ गैस, तो आपको सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी यूज करना पड़ेगा, जो कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगा। और ये सारे एनर्जीज एक्सोथर्मिक नहीं, एंडोथर्मिक है, सब हमको देना पड़ा है। नाउ Mg2+ इज रेडी, अब भूखा है। अब इधर देखो ध्यान से, आपके पास इसको बैलेंस करना है, देखो देखो बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस है कि नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे इस तरह से लिखे हैं, इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, और MgCl2 लिख सकते थे ना, यही चीज को ऐसा लिखा हुआ है ना आपको बताने के लिए कि हमें Mg नहीं चाहिए, सॉरी Mg+ नहीं चाहिए, Mg2+ चाहिए, ये बताने के लिए हमने उस चीज को लिखा। बाकी बन तो यही रहा, बैलेंस्ड है आई थिंक, Mg=1, Cl2, 2 क्लोरीन है, तो बैलेंस्ड है, इसमें कुछ करना नहीं है। सिंपल आपको क्या बदलना है, बोलो रे, Cl2 से Cl में बदलना है। तो आपने बॉन्ड को तोड़ा होगा Cl और Cl के बीच में, तो हीट ऑफ डिसोसिएशन आपने दिया है डायरेक्टली। क्लियर है कि नहीं, ये भी प्लस है, आगे हाफ नहीं लगाए हैं क्योंकि Cl2 है, वहां भी Cl2 है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? अब क्लोरीन गैस आ चुका है, Cl2 गैस नहीं, Cl गैस, आइसोलेटेड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, आइसोलेटेड कर रहे हैं, अकेला बना रहे हैं उसको। अब इस आइसोलेटेड गैसियस एटम का नेचर है, बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, Cl- गैस, और यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाम का एक एनर्जी, असल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो एक प्रॉपर्टी है, एनर्जी क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, तो ये निकलेगा, रिलीज होगा। नाउ Cl- इज रेडी, तो यहां पर Mg2+ और यहां पर Cl-, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, और इस अट्रैक्शन के रिजल्ट में एक एनर्जी निकलेगा, लैटिस एनर्जी, और क्या बना देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। बोलिए समझ में आया कि नहीं? तो ये डायरेक्टली आपने देखा, ये इनडायरेक्टली आपने देखा। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर आपको यहां पर लिखना है तो क्या लिखेंगे, कौन कौन से एनर्जीज इन्वॉल्व हुए हैं, लिख लीजिएगा। पहला, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस और कोई, हाँ, हीट ऑफ डिसोसिएशन। इसमें से कुछ वैल्यूज एग्जाम में दे देंगे आपको और बोलेगा हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालिए। बात समझे कि नहीं समझे? समझे? इसमें से कुछ वैल्यूज दे देंगे और बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालिए। तो यहां पर और क्या है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज होता है, लैटिस एनर्जी रिलीज होता है, ये हो गया आपका क्या, हीट ऑफ फॉर्मेशन। इस केस में इसका मतलब ये रहा कि अलग अलग एग्जाम्पल्स में हीट ऑफ फॉर्मेशन का फॉर्मूला अलग अलग होगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन का फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता है, इट इज अ प्रोसेस। आपको बना करके देखना होगा कि कौन कौन से एनर्जीज इन्वॉल्व हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? क्या आपको समझ में आ गया है बॉर्न हैवर साइकिल? इसका यूज समझ में आ गया है कि डायरेक्टली हम नहीं बनाते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं कह सकते, समेशन करना पड़ेगा, सारे एनर्जीज को ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया है, हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अभी कवर नहीं किया है, कंडीशंस कवर कर लिया है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या जिसे आप आयनिक बॉन्ड कह रहे हैं उसको बनाने के क्या क्या कंडीशंस हैं। क्लियर है कि नहीं? अब हमें देखना है, अगर कोई कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड है, मतलब कोई अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसके क्या क्या स्पेशलिटीज हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे पहचानेंगे कि ये आयनिक कंपाउंड ही है, उनके फीचर्स को पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए। तो अब हम आयनिक कंपाउंड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेते हैं। अब क्लास 9-10 में भी इन चीजों को पढ़ें, बट थोड़ा सा डीपली अब हमें जाना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, हेडिंग हमने डाला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखा है, इट इज जनरली क्रिस्टलाइन इन नेचर। लाइन एक ही लिखा है लेकिन समझना बहुत कुछ है साइंस से। इट इज जनरली क्रिस्टलाइन इन नेचर। तो आपको बता दें, सॉलिड्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं एमरफस सॉलिड, दूसरे होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये आयनिक कंपाउंड जो है क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। अब क्रिस्टलाइन क्या है और एमरफस क्या है, ये बात आपको जानना चाहिए। आगे लिखा है, ध्यान दीजिएगा, द कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस
आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर वे इन देयर लैटिस। जब इसका लैटिस बनाते हैं तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, फॉर एग्जांपल जैसे कि NaCl आपने बनाया था, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस क्या है ना सर, Na+ है और Cl- है। ये रेगुलर अरेंजमेंट में होता है। रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब एक पर्टिकुलर तरीका है, एक पर्टिकुलर पैटर्न है खुद को सजाने का, जहां तहां जैसा तैसा नहीं है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है, Na+ फिर Cl-, फिर Na+, फिर Cl-, इस तरह से एक पैटर्न में ये लोग जो है सेट रहते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ पे Cl-, Na+, एक ही लेयर बना रहे हैं, इससे पहले ऑलरेडी बना चुके हैं, आप देख चुके होंगे। 3D स्ट्रक्चर बनाने का हमने उसमें कोशिश किया था। समझ में आ रहा? सो दिस इज, यू कैन से, अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयंस। तो इस टाइप से बने जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं। याद रहेंगे, इस तरह से बने जो सॉलिड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं। और अगर आयंस रैंडमली इधर उधर कहीं पर भी प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे उसको, एमरफस सॉलिड बोलेंगे, जो कि ये नहीं होता है। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है। रेगुलर अरेंजमेंट है इसके पास, मतलब प्रॉपर एक अरेंजमेंट है इसके पास। इट पॉजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यही कारण है, चूंकि रेगुलर अरेंजमेंट है, एक प्रॉपर तरीका है सेट होने के आयंस का, इस वजह से इसके बीच का जो स्पेस होता है वो काफी कम होता है, बढ़िया से सेट रहता है, सभी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर रहता है। तो स्पेस अगर कम है तो बॉन्डिंग बहुत मजबूत है, और अगर बॉन्डिंग बहुत मजबूत है तो आपको मेल्ट करने और बॉयल करने में ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। सो इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर हाई इन कंपैरिजन टू कोवलेंट। याद रखिएगा, कोवलेंट आगे पढ़ेंगे हम। तो इन कंपैरिजन टू कोवलेंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक बॉन्ड का ज्यादा होता है, आयनिक कंपाउंड्स का ज्यादा होता है। कारण क्या है? क्योंकि इसके पास क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। एक चैप्टर था सॉलिड स्टेट्स नाम का, क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था। नाउ इट इज नॉट देयर इन योर कोर्स। वहां पर हम ये सब चीजों को डिटेल में पढ़ते थे, सॉलिड्स के बारे में, कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या होता है। जो भी हो, अब आते हैं, आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज। आगे बात करते हैं। यहां पे हम एक एग्जांपल के लिए लिखे हैं कि ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हैलाइड्स ऑफ सोडियम। सोडियम का हैलाइड लिखने जा रहे हैं, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड। चलिए आप बताइएगा, आप क्या बताना है आपको, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। इन सब का हाई होता है, लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा किसका? सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड में से बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका? अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ के इस क्लास में आए हैं तो आपको ये बात क्लियर पता होगा, बिकॉज हमने वो बात पढ़ाया था कि टॉप टू बॉटम जब चलेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, क्या होता है? डिक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम जब आप चलते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। तो टॉप में तो फ्लोराइड होता है, फिर क्लोराइड होता है, फिर ब्रोमाइड होता है। तो क्या होगा? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसी का होगा, फिर क्लोराइड का होगा, फिर ब्रोमाइड का होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? हम सोडियम को तो चेक करेंगे ही नहीं ना, क्योंकि सोडियम तो तीनों में है। जो डिफरेंट है उस पर बात करेंगे। डिफरेंट क्या है? हेलोजन से अलग अलग है। फ्लोराइड और सोडियम के बीच में जो बॉन्ड होता है वो काफी मजबूत होता है। यू नो इट वेरी वेल कि सोडियम का यहाँ जो साइज है वो तो फिक्स है तीनों में। यहाँ सोडियम हमने ये बनाया मान लीजिए, लेकिन फ्लोराइड काफी छोटा होता है, फिर क्लोराइड इससे थोड़ा बड़ा होता है, और ब्रोमाइड इससे भी थोड़ा बड़ा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सबसे क्लोज कौन है? फ्लोराइड ही तो है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए? इसका, क्योंकि क्लोज है। क्लोज है का मतलब इसको ज्यादा टेम्परेचर देके बॉयल या मेल्ट करना पड़ेगा। अब एक और एग्जांपल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि यही क्वेश्चन आएगा, जरूरी नहीं है। कॉन्सेप्ट को पकड़िए ना। ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स। अब ऑक्साइड बनाएंगे किसका? सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स का बनाएंगे। तो एक काम करते हैं हम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम। मैग्नीशियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड और बेरियम का ऑक्साइड लिए हैं। आप जरा बताइएगा। यहां पर सर ऑक्सीजन फिक्स है तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप किस पर बात करना होगा? मेटल पर। मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम। मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम। बताओ जरा।
कैसे चर्चा करोगे? सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? क्यों होगा? ज्यादा पास है, सबसे ज्यादा क्लोज है ये, उससे थोड़ा दूर होगा, उससे थोड़ा ज्यादा दूर होगा बेरियम। क्यों? मैग्नीशियम का साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा कैल्शियम और उससे भी बड़ा बेरियम। ऑक्सीजन तो सबका सेम है। समझ में नहीं आया क्या? मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन, कैल्शियम थोड़ा बड़ा हो गया, ये तो ऑक्सीजन सेम है, और बेरियम इससे भी बड़ा हो गया, ये है ऑक्सीजन। तीनों में ऑक्सीजन सेम है लेकिन साइज बढ़ रहा है, तो सबसे क्लोज कौन है? मैग्नीशियम। तो बॉइलिंग पॉइंट भी मैग्नीशियम ऑक्साइड का सबसे ज्यादा हो जाएगा। आर यू क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक इंपॉर्टेंट फीचर लिखा हुआ, ये ऑलरेडी आप जानते हैं, इट इज हार्ड एंड ब्रिटल। क्रिस्टलाइन सॉलिड जितना भी है दुनिया में, सिर्फ ये नहीं, आयनिक कंपाउंड, जितना भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड इन नेचर होते हैं, और दूसरा बात ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब थोड़ा सा इस पे टक्कर दोगे टूट जाएगा। हार्ड होता है बट रिजिड नहीं होता है, मजबूत नहीं होता है। हार्ड होना मतलब मजबूत होना नहीं होता है। ग्रेफाइट जानते, पेंसिल के अंदर में रहता है, वो क्या है? हार्ड है। इतना हार्ड है कि आपका खोपड़ी इधर से इधर पार कर सकता है, नहीं कर सकता है, इतना हार्ड होता है। आप पेंसिल छील करके ऐसा ट्राई मत करने लगिएगा, मतलब उसमें उतना मजबूती रहता है। तो हार्ड है, रिजिड नहीं है, थोड़ा सा ऐसे करो पट से टूट जाएगा, ब्रिटल होता है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोवैलेंट सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जागे आते लेन, क्या बोल रहा है? ध्यान से फोकस कीजिएगा, इस वर्ड पे अंडरलाइन कीजिएगा। इलेक्ट्रोवैलेंट सॉलिड लिखा हुआ है, कंपाउंड नहीं लिखा हुआ। जब आयनिक कंपाउंड किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। जैसे कि NaCl आपके घर में है ना, तो पूरा 2 ठार घुसा देना नमक में जाके, कुछ नहीं होगा। लेकिन उस नमक को पानी में डाल करके कांड मत कर देना। क्यों? क्योंकि कह रहा है यहां पर, वाइल इन मोल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही आप क्या करेंगे, आयनिक कंपाउंड्स को सॉल्यूशन बना देंगे या गला देंगे, मेल्ट कर देंगे, उस सिचुएशन में क्या होगा? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। सवाल है ऐसा क्यों? यस, ये दिख रहा है, ये सॉलिड स्टेट में इस तरह से फिक्स्ड होता है, लेकिन जैसे ही आप इसको घोलिएगा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, इधर उधर चला जाएगा। तो आयंस जब फ्री हो जाएंगे तो मूव करने लगेंगे। करंट इज ऑल्सो ड्यू टू फ्री आयंस, नॉट ओनली फॉर क्या बोलते हैं उसको यार, इंग्लिश में बड़ा गड़बड़ी है। नॉट ओनली ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या बोलना चाह रहे, समझ में आ रहा? इलेक्ट्रिसिटी 2 कारण की वजह से होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से और दूसरा क्या होता है? फ्री आयंस की वजह से। यहां फ्री आयन हो जाता है, जब आप घोलोगे या गलाओगे इसको तो आयंस फ्री हो जाएंगे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। याद रहेगा? तो सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्यूशन में क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इट इज फेयरली सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड इनसॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अब ये पोलर नॉन पोलर क्या है? बोल रहा है अगर आप नमक को पानी में घोलोगे तो घुल जाएगा, लेकिन एक कंपाउंड का नाम बता रहे हैं बेंजीन, उसमें घोलने जाइएगा तो नहीं घुलेगा। क्लियर है कि नहीं? अब ये पोलर नॉन पोलर का बात क्या है? एक एग्जांपल अभी हमने आपको दिया। पोलर सॉल्वेंट मतलब जिसमें घोला जाता है, पोलर सॉल्वेंट का एक अच्छा एग्जांपल H2O याद रखो, और नॉन पोलर सॉल्वेंट का एक अच्छा एग्जांपल याद रखो बेंजीन। आगे जाके आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखिए ध्यान से, हम इसे पोलर कह रहे हैं H2O को, और बेंजीन को नॉन पोलर कह रहे हैं। इसके पीछे का कारण थोड़ा बहुत बता रहे हैं, बिकॉज डाइपोल मोमेंट हमें पढ़ना है इसी चैप्टर के अंदर, वहां डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आ गया है तो थोड़ा बात करना जरूरी है। तो अगर आप H2O पर स्ट्रक्चर पर ध्यान दें, अभी आपको नहीं पता, हम बता रहे हैं, आपका एक समय आएगा जब आपको पता होगा। H2O का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें होता है बचवा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर। समझा कि नहीं समझा? क्लियर है कि नहीं? अब बताइए जरा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि ऑक्सीजन का? तो बच्चा जानता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, FONClBri।
ऑक्सीजन आ गया लेकिन हाइड्रोजन कहीं आया ही नहीं। तो यहां पर क्या होता है ना, ऑक्सीजन डोमिनेट करता है। ध्यान दीजिएगा, इस लोन पेयर को हम नहीं लिख रहे हैं। अरे ध्यान दे यार, इस बॉन्ड में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच के रखता है, इस वजह से इसमें पार्शियल नेगेटिव और इसमें पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव समझ में आता है? पार्शियल नेगेटिव पूरा पूरी इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, अपने पास लाया है, और इसके वजह से भी क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। बोलने का मतलब इस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं इस कंपाउंड में प्लस और माइनस एक दूसरे को सेपरेट करने का कोशिश कर रहा है, यस और नो। माइनस इधर आ रहा है और प्लस दो अलग अलग होने का कोशिश कर रहा है। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस पोलराइज होने का कोशिश करे, पोलराइज मतलब एक दूसरे से अलग होने का कोशिश करे, वैसे कंपाउंड पोलर कंपाउंड कहलाते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो H2O एक क्या है, पोलर कंपाउंड है, पोलर सॉल्वेंट है। याद रखिएगा, NaCl जैसे जितने भी आयनिक कंपाउंड है पोलर में आराम से घुल जाएगा, जो भी पोलर है उसमें घुल जाएगा। नॉट ओनली वाटर बट ऑल्सो इन एल्कोहल। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इथेनॉल लो, इथेनॉल कैसे लोगे? बाजार में दुकान है, जाओ खरीदो और उसमें चीनी घोलो, आराम से घुल जाएगा, बिकॉज दैट इज पोलर। पानी से ज्यादा पोलर है कि कम है? कम है। वो आप ऑर्गेनिक जब पढ़ोगे तब हम डिटेल में समझा पाएंगे। क्लियर है कि नहीं? दिस इज इनऑर्गेनिक क्लास। क्लियर है कि नहीं? कार्बन का कहीं जिक्र नहीं है। नॉन पोलर किसको कहेंगे? जैसे कि हमने बताया कि अगर कोई कंपाउंड में आयंस पोलराइज हो रहे हैं, मतलब चार्जेस एक दूसरे से अलग होने का कोशिश कर रहा है, उसको पोलर कहेंगे। और अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें चार्जेस अलग होने का कोई चांस नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। जैसे कि बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो याद कीजिए, C6H6 होता है। अगर स्ट्रक्चर देखना चाहें तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहलाता है, याद रखिएगा। ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? इसके पीछे कारण है, दिस इज मोर फिजिबल, कौन सा, ये वाला, देन दिस। कारण है रेजोनेंस, यहां पर रेजोनेंस भी हम देखेंगे। मतलब आप क्लास 12 में जो चीजें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, उसका इंट्रो तो आपको मिलेगा। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12 के पर्सपेक्टिव से। याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है, उसके बिना ऑर्गेनिक का एक सवाल आप नहीं बना सकते। VSEPR थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये बता रहा है कि इस H2O का स्ट्रक्चर आप नहीं जानते तो ऐसे भी तो बना सकते थे। हाँ कि ना बोलो? नहीं बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है। VSEPR बताता है। तो इतना इंपॉर्टेंट चीजें इसमें है जो कि आपको पढ़ना चाहिए। तो सीक्वेंस वाइज सारे वीडियोस को देखते रहिए, आपको 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे। हमने बताया कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। यू कैन फाइंड कार्बन्स एट द कॉर्नर्स। यहां पर 2 3 4 5 6 कार्बन्स आपको दिख रहे हैं, और इसमें 6 हाइड्रोजन लगे हुए रहते हैं। एक एक हाइड्रोजन, इस कार्बन में एक हाइड्रोजन, इस कार्बन में, इस कार्बन में, इसमें कार्बन में, इस कार्बन में, ऐसे कनेक्ट होते हैं। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पे कहीं पर भी पोलराइजेशन होने का चांस नहीं है। क्यों? साला यहां कार्बन लगा है, यहां भी कार्बन लगा है, घंटा खींचेगा कार्बन कार्बन से, दोनों ही सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला बंदा है, इसीलिए खींचतान नहीं है। तो ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर में सिर्फ नॉन पोलर चीज घुलते हैं। आयनिक कंपाउंड पोलर होता है, वो पोलर में घुलेगा। लाइक डिसॉल्व लाइक, याद रखिए इस बात को। हम खुद में उसी को घोल सकते हैं जो मेरे जैसा है, तो पोलर पोलर को ही घोलता है। तो आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर सो दैट इट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। गॉट इट? समझ में आ गया? थोड़ा बहुत डिस्कशन कर दिए, बाकी आगे तो हमको डाइपोल मोमेंट पढ़ना, वहां डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा, इट इज नॉट रिजिड। अभी थोड़ा देर पहले बताया था, इट इज हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड होने का मतलब रिजिड नहीं होता है। रिजिड अगर होया तो मजबूत है, ये रिजिड नहीं होता है, ये हार्ड होता है, लेकिन रिजिड नहीं होता। इसको आराम से तोड़ सकते हैं। इट इज नॉट रिजिड एंड नॉट डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। इस बात पर थोड़ा बात करना चाहिए। नॉन रिजिड तो आपको समझ में आ गया होगा। नॉन डायरेक्शनल क्या माने? इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं। ले बेटा, कंपाउंड्स के पास डायरेक्शंस भी होते हैं। हाँ होते हैं। डायरेक्शन फॉर व्हाट? डायरेक्शन फॉर द रोटेशन, रोटेट करना। माने कोई कंपाउंड ऐसा है
थोड़ा देर बाद ये रोटेट करके ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा देर बाद ये रोटेट करके ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसके पास कोई डायरेक्शन है ही नहीं, जैसा बन गया सो वैसा बन गया। ये रोटेशन वगैरह शो नहीं करता है, जैसा बन गया वैसा बन गया, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, इस वजह से ये लिख रहा है इस वजह से क्या है, दस दीज कंपाउंड्स डू नॉट शो स्पेस आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म क्या है, क्लास 10th में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बोल के चैप्टर में। आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसका फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उसे आइसोमेरिज्म कहते हैं। लेकिन आइसोमेरिज्म आपने सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा, आइसोमेरिज्म के कई टाइप है, आपने पढ़ा सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, जिसका फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर अलग, तो दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यहां क्या लिखा हुआ है, स्पेस आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कई टाइप के होते हैं, आगे जाके आपको पढ़ने को मिलेगा। स्पेस आइसोमेरिज्म का दो एग्जांपल हमने यहां लिख के रखा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब ही स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, जो आपने पढ़ा है, मतलब ज्योमेट्री अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने H2O इस तरह से लिखा है, अभी थोड़ा देर पहले H2O कैसा लिखा था, ऐसा लिखा था। अगर इस कंपाउंड पे ध्यान दे, अगर ऐसा लिखे, ऐसा होता नहीं है, अगर ऐसा लिखे तो आप बोल सकते हैं ये लीनियर कंपाउंड है, हाँ कि ना, एक लाइन पर है। क्या इस कंपाउंड का आप बेंट बोल सकते हैं, बेंट किया हुआ है, तो दोनों का ज्योमेट्री अलग अलग है, सेम कंपाउंड है लेकिन दोनों का ज्योमेट्री अलग अलग है। ऐसा नहीं होता है आयनिक कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड एक बार जैसा बन गया वैसा बन गया। क्लियर है कि नहीं है? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करता। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, अरे टॉर्च जैसे ही मारोगे ना वो स्ट्रक्चर बदल लेगा। गजब सा चीज है ये। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, तो याद रखिएगा यहां पे एज अ नोट्स, एज अ कॉन्सेप्ट कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो स्पेस आइसोमेरिज्म एग्जांपल में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों ही शो नहीं करते हैं, ये रोटेट नहीं करते हैं। क्लियर है कि नहीं है? कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस करेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स फर्निश आयंस इन सॉल्यूशन। जब हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को किसी सॉल्यूशन पे डालते हैं तो वो क्या करते हैं, आयंस फर्निश करते हैं, आयंस बनाते हैं। क्लियर है कि नहीं? द केमिकल रिएक्शन ऑफ दीज कंपाउंड्स आर नोन एज आयनिक रिएक्शंस। तो आपका सवाल अगर इस तरह से आता है कि व्हाट इज आयनिक रिएक्शन, तो क्या बोलेंगे, द केमिकल रिएक्शन इन विच ionic compounds involve and furnish new ions is called chemical reaction, sorry, ionic reactions। ionic reactions किसको कहेंगे, जिसमें आयंस, सॉरी, जिसके वजह से क्या बने, आयंस बने। which are fast, ये चीज याद कर लीजिए, आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जब भी कोई आयनिक कंपाउंड रिएक्शन करता है तो वो वेरी फास्ट होता है। आप जैसे दो आयनिक कंपाउंड को मिलाएंगे झटाक से रिएक्शन होगा, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा ये पता करने में कि साला कितना टाइम लगा रिएक्शन में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वेरी फास्ट रिएक्शंस होते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मान के चलिए एक आयन है, सॉरी, एक आयनिक कंपाउंड है KCl, पोटेशियम क्लोराइड, और एक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, सॉल्यूशन भी आयनिक सॉल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है AgNO3। आपको पता है, आपने क्लास 10 में पढ़ा, सिल्वर नाइट्रेट इज अ सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। तो इन दोनों के बीच जब रिएक्शन होगा तो आपको पता होना चाहिए Ag प्लस होता है, NO3 माइनस होता है, सर K प्लस होता है, Cl माइनस होता है। यहां पे आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, क्या होगा, यहां पर K प्लस NO3 के साथ कंबाइन हो जाएगा और Cl Ag के साथ कंबाइन हो जाएगा, जिससे क्या बनेगा, AgCl, जो कि सॉलिड होता है, अरे सिल्वर क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा PPT, और सॉल्यूशन क्या बचेगा आपका, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये बनेगा आपका। क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा है? यहाँ पे Ag प्लस है, Cl माइनस है, यहाँ K प्लस है, NO3 माइनस है। सर आयंस तो नहीं बना, अबे पहले तो आयन ही बना होगा, तब तो रिमिक्सिंग हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है। पहले क्या बना होगा, K प्लस Cl माइनस अलग हुआ, फिर ये अलग हुआ, फिर रीअरेंजमेंट हुआ अंदर में, तब जाके ये दो कंपाउंड्स नए बन रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? सो दिस इज एन आयनिक रिएक्शन एंड दिस इज वेरी फास्ट। क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, पानी में घोलेंगे तो भी आयंस बन जाएंगे, इस तरह से भी आप ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, जैसे कि मान के चलिए यहां पे दे देते हैं,
नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मान के चलिए KCl है, KCl को आपने पानी में डाल दिया, जैसे ही पानी में डाल दीजिएगा क्या हो जाएगा बताओ जरा, K प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, बस इतना ही लिखो आप। K प्लस और Cl माइनस क्या होगा, पानी में तैरेगा, ये लिखा हुआ है। एक्वस लिखने का मतलब समझ में आता है कि पानी में K प्लस और Cl माइनस तैर रहा है, तो क्या हुआ, आयन फर्निश हुआ ना, आयंस बना ना, तो ये चीज भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, और गूगल में डाल के चेक कीजिएगा, लगेगा रॉन्ग है तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड शो आइसोमॉर्फिज्म, जैसे ही आप गूगल में इस बात को टाइप कीजिएगा आंसर में आ जाएगा नो, इसलिए इस बात को ध्यान से पढ़ना जरूरी है कि क्या कहना हम चाह रहे हैं, क्या स्टेटमेंट का मतलब है। आइसोमॉर्फिज्म क्या है, पहले इस बात को समझेंगे। अगर दो आयनिक कंपाउंड, चूंकि आयनिक बॉन्ड के बारे में बात हो रहा है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात हो रहा है, तो आयनिक कंपाउंड के बारे में ही चर्चा हो रहा है। अगर दो आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर सेम रहे तो हम उसे आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। हम इसको डिटेल में यहां डेफिनेशन लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। आइसोमॉर्फिज्म इज अ फेनोमेना वेयर टू और मोर कंपाउंड्स crystallize in the same crystal system and hence similar crystal structure। अगर दो कंपाउंड्स का सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब सॉलिड स्टेट में जो दोनों का स्ट्रक्चर है अगर सेम रहे, दोनों को अगर हम मिक्स कर दें तो दोनों एक साथ रह सके, यही लिख रहा है ना। आइसोमॉर्फिज्म इज अ फेनोमेना वेयर टू और मोर कंपाउंड्स क्रिस्टलाइज, क्रिस्टलाइज मतलब सॉलिडिफाई हो रहा है, सॉलिड बन रहा है, क्रिस्टलाइज इन द सेम क्रिस्टल सिस्टम, किसी सेम क्रिस्टल सिस्टम में अगर दोनों एक साथ रहने का नेचर रख सकता है, दोनों एक दूसरे के साथ रहेगा तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करके देगा, तो उसको हम उस फेनोमेना को क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। तो आयनिक कंपाउंड्स में आइसोमॉर्फिज्म होता है बट इन सिंपल आयनिक कंपाउंड्स। अब हम सिंपल आयनिक कंपाउंड्स किसको कह रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहां पे हमने ये पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट को लिखना बहुत जरूरी है इस लाइन के बाद, नहीं तो गूगल बोलेगा कि आप गलत पढ़ रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है, तो ध्यान दीजिए लिखा है मैंने, इट इज ओनली वैलिड फॉर सिंपल आयनिक कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड, सिंपल आयनिक कंपाउंड्स विथ सिमिलर आयनिक साइज। अभी बताया ना, आयनिक साइज क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर आयनिक साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन। आयनिक साइज भी सिमिलर होना चाहिए, साथ में कॉन्फ़िगरेशन भी सिमिलर होना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर सिमिलर आयनिक साइज है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और सिमिलर आयनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या करना पड़ेगा, माने जो कैटायंस है और जो एनायंस है दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होना पड़ेगा। और सेम कब होगा, जब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स सेम हो जाए। व्हेन, इस बात को हम ब्रैकेट में यहां मेंशन कर देते हैं, अलग कलर से लिख देते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। having similar number of valence electron of cation and anion, दोनों के लिए, दोनों आयंस के लिए ध्यान रखिएगा, सिर्फ कैटायन का बात नहीं हो रहा, सिर्फ एनायन का बात नहीं हो रहा। ये जो सिंपल आयनिक कंपाउंड लिखा हुआ है वो इस बात को बता रहा है। क्लियर है कि नहीं, हैविंग सिमिलर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ कैटायन एंड एनायन, ऑल्सो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, यहां से सिमिलर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ कैटायन एंड एनायन, ऑल्सो कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कॉन्फ़िगरेशन भी सिमिलर होना चाहिए। एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल देते हैं, ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल से समझिए, बेटर समझ में आएगा। हम एक कंपाउंड ले रहे हैं, आयनिक कंपाउंड सोडियम फ्लोराइड NaF, तो ये कैसे बना होगा बच्चा, बोले सर Na प्लस और F माइनस से बना है, Na प्लस और F माइनस से बना है। इसका क्रिस्टल जब आप बनाइएगा तो Na प्लस F माइनस, Na प्लस F माइनस ऐसा मिलेगा। आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, NaCl बनाए थे तो Na प्लस Cl माइनस कैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सेट हो रहा था, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है ना, इसमें एक रेगुलर पैटर्न में NaF सेट किया हुआ है, Na प्लस F माइनस, Na प्लस F माइनस इस तरह से सेट है। इसी बीच में एक कंपाउंड को आप घुसा दीजिएगा और वो कंपाउंड इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है, अब जो भी है,
मान लीजिए एक्स कंपाउंड है, वो एक्स कंपाउंड इसका आइसोमॉर्फिक कहलाएगा। आइसोमॉर्फिक कंपाउंड किसको कहते हैं समझ में आ रहा है? जब हम किसी एक कंपाउंड में दूसरे कंपाउंड को इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं एक उसके क्रिस्टल लैटिस में, एंड दैट कंपाउंड इज नॉट डिस्टर्बिंग द पेरेंट कंपाउंड। पेरेंट कंपाउंड मतलब जो पहले से प्रेजेंट है कंपाउंड, दैट इज आइसोमॉर्फिक। तो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, NaF के साथ अगर आप MgO को डाल दीजिए तो ये एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये एक दूसरे के क्रिस्टल के अंदर आराम से फिट बैठ जाएगा। कैसे आप कह सकते हैं? तो आप देखिए इससे ये कैसे बना होगा सर, Mg2+ से और O2- से। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na+ एंड Mg2+ सेम होगा कि नहीं? बोलो जरा फटाक से। अरे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका, प्लस है मतलब 10 इलेक्ट्रॉन बचा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 का बनाएंगे। और Mg का 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले फिर भी 10, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का क्या होने वाला है? सेम। साइज लगभग सेम हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब सेम होता है तो एटॉम का साइज भी तो सेम ही होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये होना जरूरी है पहला बात। और एनायन में भी ऐसा मत सोचिएगा कि एनायन में नहीं, सिर्फ कैटायन में, ऐसा नहीं। एनायन में भी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F- एंड O2- आर सेम। ये बात भी यहां पर आप कह सकते हैं। फ्लोरीन 9 होता है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, कितना हो गया? 10। और आप देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 8 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम, तो साइज भी क्या हो गया? सेम। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम हो रहा है, साइज भी सिमिलर हो रहा है। इसका मतलब NaF के क्रिस्टल में अगर MgO को डाल दिया जाए तो ये एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो वी कैन से these pairs of ionic compounds are isomorphic with each other। क्या समझ में आया कि नहीं है? आइसोमॉर्फिक का मतलब समझ में आया कि एक के क्रिस्टल में दूसरे को इंट्रोड्यूस करने से दूसरा वाला पहला वाला को डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? आइसोमॉर्फिक। एक बार और डेफिनेशन को पढ़ेंगे ताकि और फील हो जाए। आइसोमॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस वेयर 2 or more compounds crystallize in the same crystal system। सेम क्रिस्टल सिस्टम में फिट हो सकता है ये दोनों, एंड हैव सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होगा। माने NaF जैसे बनाएंगे ना आप, Na+F-, 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 ऐसे बनाएंगे एकदम सिमिलर तरीके से MgO में भी Mg2+, O2-, Mg2+, O2-, Mg2+, O2- दोनों बनेगा। दोनों का सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम नहीं बना रहे यहां पर, ऑलरेडी बना के दिखा चुके हैं NaCl का, तो सिमिलर होगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया आइसोमॉर्फिज्म क्या है? तो गूगल में टाइप करके एक बार सब कोई चेक कर लीजिएगा। नो आएगा बट टेंशन मत लीजिएगा, ये लागू होता किसके लिए? सिर्फ सिंपल आयनिक कंपाउंड्स के लिए। सुनिएगा ध्यान से, अगर हम MgF में NaF सोडियम फ्लोराइड में MgCl2 डाल देंगे तो क्या ये MgCl2F NaF को डिस्टर्ब नहीं करेगा? डिस्टर्ब कर देगा। तो ये दोनों आयनिक कंपाउंड रहते हुए भी आइसोमॉर्फिक नहीं है, इसलिए गूगल आंसर देगा नो। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है सभी आयनिक कंपाउंड्स के लिए वैलिड नहीं है। इट इज ओनली वैलिड फॉर सिंपल आयनिक कंपाउंड, और सिंपल आयनिक कंपाउंड हम किसको कह रहे हैं? यहां लिख दिया हम। क्लियर है कि नहीं है? इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, तब जाकर के ये काम हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया है? बोलो आइसोमॉर्फिज्म समझ में आ गया है? इस बीच में समझ में आ गया है? तो चलिए और कुछ एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम। सिंपल जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो तुम आसानी से कहीं से भी जुगाड़ कर लो, क्लास 9 में भी पढ़े। ये सब अच्छे लेवल के कैरेक्टरिस्टिक्स है, इससे अच्छे सवाल बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द कूलिंग कर्व ऑफ अ प्योर आयनिक कंपाउंड। अगर कोई कंपाउंड प्योर आयनिक है, उसमें कोई कोवैलेंट कैरेक्टर नहीं है, हैज अ सिंगल ब्रेक पॉइंट, हैज अ सिंगल ब्रेक पॉइंट। अब इस चीज को समझेंगे। बहुत बच्चे जो है थर्मोडायनेमिक्स नहीं जानता है, उसके लिए ये तकलीफ का बात है, क्योंकि कूलिंग कर्व के बारे में यहां पे कह रहा है। आगे आपको पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। लिखा हुआ है एट इट्स स्पेसिफिक फ्रीजिंग टेम्परेचर।
किसी एक स्पेसिफिक फ्रीजिंग टेम्परेचर पर जाकर के इसका एक ब्रेक पॉइंट होता है, एक ब्रेक पॉइंट होता है, सिंगल ब्रेक पॉइंट होता है। कहां पर? ना कूलिंग कर्व में। तो अभी आप क्या कूलिंग कर्व पढ़े हैं अभी तक? नहीं। अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो आप वहां पे समझ जाएंगे कूलिंग कर्व क्या है। नाम से पता चल रहा है बच्चा, कूलिंग कर्व। अगर आपके पास कोई आयनिक कंपाउंड है, उसको आप क्या कर रहे हो? ठंडा कर रहे हो, टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे हो, तो उसी का कर्व को टाइम टू टाइम बना देने का मतलब ही क्या है? कूलिंग कर्व। एक तरफ हमने टेम्परेचर ले लिया, दूसरे तरफ हमने टाइम ले लिया। टाइम के साथ साथ क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। कूल करना है ना हमें, तो डिक्रीज होगा। उसका कर्व जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कूलिंग कर्व। समझ में आ रहा कि नहीं? एक होता है हीटिंग कर्व। हीटिंग कर्व क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, वो अलग चीज है। यहां कूलिंग कर्व का बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई मान लीजिए आपके पास एक लिक्विड आयनिक कंपाउंड है, लिक्विड आयनिक कंपाउंड, लिक्विड है। अब उसको हमको सॉलिड बनाना है, सो हमें क्या करना पड़ेगा? उस लिक्विड के साथ टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, सॉलिडिफिकेशन करना पड़ेगा उसका। तो उसी का कर्व हम बनाने जा रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहां पर यह बात कह दिया गया है कि सिंगल ब्रेक पॉइंट होता है। कई बुक आप देखेंगे, आपको जो मॉड्यूल मिला हुआ है उसमें भी 2 ब्रेक पॉइंट्स लिखा हुआ है, और कई अलग स्टैंडर्ड बुक में भी यह बात लिखा हुआ है कि 2 ब्रेक पॉइंट्स होता है। आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो कई वेबसाइट्स ऐसे हैं जहां 2 ब्रेक पॉइंट्स लिख रहा है, कई वेबसाइट सिंगल ब्रेक पॉइंट लिख रहा है। जो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से हम कह रहे हैं कि सिंगल ब्रेक पॉइंट होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि आप गैसियस फेज में आयनिक कंपाउंड को कभी नहीं पाते हैं। अगर गैस रहता तो गैस से लिक्विड में आने के लिए एक ब्रेक पॉइंट मिलता। यस और नो? गैस टू लिक्विड आते हैं तो उस चीज को क्या बोला जाता है? गैस से लिक्विड में आ रहे हैं तो टेम्परेचर फिर घटाना पड़ रहा है, लेकिन उसको क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को क्या बोले? कंडेंसेशन। तो यहां तो कंडेंसेशन होगा ही नहीं ना, लिक्विड तो ऑलरेडी है आपके पास ना। यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? फ्रीजिंग होगा, लिक्विड तो सॉलिड होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? आपके पास गैस है ही नहीं, आयनिक कंपाउंड गैसियस फेज में थोड़ी जाएगा। क्लियर है कि नहीं? कंपाउंड है ये। आयनिक कंपाउंड को गैसियस फेज में जैसे ही लाओगे ना, मान लो NaCl है आपके पास, सॉलिड होता है जनरली, उसको हीट कर रहे हो तुम, जैसे हीट करोगे वो क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। पहले सॉलिड टू लिक्विड, पहले लिक्विड बन गया। अब और हीट करोगे, बोले सर वेपर बन के निकल गया, तो बचवा तब NaCl वेपर बन के नहीं निकला, क्या निकला पता है? Na+ एंड Cl-, कंपाउंड गया तेल लेने, कंपाउंड नहीं रहा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्यों सिंगल ब्रेक पॉइंट, ये भी एक्सप्लेन करना हम चाह रहे हैं, ताकि आप अलग अलग वेबसाइट्स में इसको वेरीफाई करेंगे तो क्या प्रॉब्लम उसमें है ये बात समझ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो हमने कई वेबसाइट में 2 ब्रेक पॉइंट पढ़ा, कई बुक में 2 ब्रेक पॉइंट पढ़ा, फिर जाकर के कई जगह पे सिंगल ब्रेक पॉइंट भी पढ़ा, अब जाकर के ये कंक्लूजन पर पहुंचे सिंगल ब्रेक पॉइंट शुड बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं है? तो याद रखिएगा कि कूलिंग कर्व किसी भी प्योर आयनिक कंपाउंड के लिए सिंगल ब्रेक पॉइंट होता है, और वो सिंगल ब्रेक पॉइंट कहां मिलेगा आप देखिए ध्यान से, हम समझाते हैं। मान के चलिए टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, आपके पास अभी क्या है? लिक्विड है, तो यहां पर क्या हो रहा है? लिक्विड कूलिंग हो रहा है कि नहीं? क्या हो रहा है? लिक्विड जो है उसको कूल कर रहे हैं, हम धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं। तो तुरंत लिक्विड को कूल करेगा तो सॉलिड बन जाएगा क्या? धीरे धीरे टेम्परेचर घटाते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा और टेम्परेचर घटाते जाओगे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी भी लिक्विड ही है, सॉलिड अभी भी नहीं बना है। एक समय आएगा जहां से सॉलिड बनना ये चालू होगा, सॉलिड बनना ये चालू होगा। समझ में आ रहा कि नहीं? यहां के बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है? सॉलिड बनना चालू हो रहा है। तो आप देख सकते हैं दिस इज द ब्रेक पॉइंट ओनली, बाकी तो स्मूथ कर्व है। यहां पर आपको ब्रेक मिल रहा है एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर पे जैसे ही आप किसी लिक्विड को लेके चले गए, ये धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा? सॉलिड बनना चालू हो जाएगा, दैट इज फ्रिज होना चालू हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ समय के लिए जो ये स्ट्रेट लाइन बना है इसको बोला जाता है थर्मल अरेस्ट। इस जगह को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? थर्मल अरेस्ट। ये थर्मल अरेस्ट क्या है? थर्मल मतलब एक तरह का हीट के बारे में बात हो रहा है, अरेस्ट मतलब कांस्टेंट हो जाना। उस समय हीट में चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर भले तुम चेंज करते रहते हो। अब फिर से कह रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में समझना है तो हमें थर्मोडायनामिक्स के कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हीट में चेंज कैसे नहीं होगा?
क्योंकि इसके अंदर उस समय लिक्विड के अंदर जो लेटेंट हीट होगा वो लेटेंट हीट उस समय रिलीज हो रहा होगा। थर्मल अरेस्ट जब होता है तो किसी भी कंपाउंड के अंदर क्या होता है, लेटेंट हीट होता है, एंड दैट लेटेंट हीट विल रिलीज इन दैट टाइम। जब तक वो लेटेंट हीट उसके अंदर से बाहर नहीं निकल जाएगा वो लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है। तो इस दौरान क्या होता है, लिक्विड के अंदर प्रेजेंट जो लेटेंट हीट होता है वो क्या होता है, रिलीज करता है। कई बच्चों को लेटेंट हीट नहीं पता है तो 5 मिनट वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए, तब देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई फायदा नहीं है ये बात को देखने का, क्योंकि जो बातें चल रही है फुल एडवांस लेवल में चल रही है। जो इस चैप्टर को पहले एक बार पढ़ चुका है फिर एक बार देख रहा है वो बढ़िया से समझ पा रहा होगा। थर्मोडायनेमिक भी पढ़ चुका है तब तो और बढ़िया समझ पा रहा होगा। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं कोई बात नहीं, जैसे कि आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं अभी तो थर्मोडायनेमिक पढ़ लीजिएगा और उसके बाद दोबारा इस चीज को देखिएगा तो आपको लगेगा आराम से बात, भाई सही बात कह रहा है। क्लियर है कि नहीं है, ये बात समझ में आ गया। लेकिन जो अलग अलग बुक लिख के रखा है 2 ब्रेक पॉइंट्स, उसके बारे में भी एक पॉइंट हमने लिख दिया है, आपको क्लियर रहना चाहिए। लिखा है 2 ब्रेक पॉइंट्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्सचर और एलॉयज। अगर आयनिक कंपाउंड नहीं है, क्या है, कोई मिक्सचर है या एलॉयज है। एलॉयज मतलब समझ में रहा है, बहुत सारे मेटल या नॉन मेटल को आपस में मिक्स करके क्या बनाया जाता है, एलॉयज। मिक्सचर ही एक तरह का एलॉय। तो कोई मिक्सचर के लिए जो ब्रेक पॉइंट्स होता है वो 2 होते हैं, क्योंकि मिक्सचर आप गैसियस फेज में भी पा सकते हैं। क्योंकि गैसियस फेज में तो मिक्सचर पाना बहुत आसान है। क्या आपके पास जो एयर है वो क्या है, ऑक्सीजन है मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो मिक्सचर गैसियस फेज में ही जनरली पाया जाता है और उस सिचुएशन से हम लेके जाएंगे कूल करते हुए। एक ब्रेक पॉइंट मिलेगा कंडेंसेशन का, जो कि किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। फिर कंडेंसेशन से फ्रीज होगा, तब जाकर के मिलेगा सॉलिड। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है यहां आप क्या बोलिएगा, सर सॉलिड बन चुका है क्या। हाँ सॉलिड बन चुका है, लेकिन सॉलिड धीरे धीरे और टेम्परेचर कम कर रहा है, तो इसको बोलते हैं सॉलिड कूलिंग। इसको क्या बोल रहे हैं, लिक्विड कूलिंग, और इसको क्या बोल रहे हैं, सॉलिड कूलिंग। क्लियर है कि नहीं है, अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। और इस जगह को, ये जो फ्लैट जगह है, इस जगह को क्या बोल रहे हैं, थर्मल अरेस्ट। इस समय क्या होता है, इस समय क्या होता है, अगर आपको याद रखना है तो लिख सकते हैं, लेटेंट हीट रिलीज करता है। इस समय लेटेंट हीट का रिलीज होता है। क्या बात समझ में आ गया है। बस आपको एक बात याद रखना, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आयनिक कंपाउंड का कूलिंग कर्व जब बनाते हैं तो उसका एक ब्रेक पॉइंट आता है, एंड दैट ब्रेक पॉइंट इज फ्रीजिंग पॉइंट। दैट ब्रेक पॉइंट इज फ्रीजिंग पॉइंट। यहां पे पूरा लिखने का जगह नहीं है हमारे पास। क्या यहां तक दिख रहा है, देखो रे, तो हम लिख सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। आपको लग रहा होगा कि इतना टफ बात है, सर को पढ़ाने नहीं आता है। कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये आपके औकात से बाहर है। ध्यान, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे। आयनिक कंपाउंड शो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब क्या है, सर कोई आयन, मान लीजिए कोई एटम है, ठीक है, एटम के सबसे बाहर के सेल में, आउटरमोस्ट सेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंसी क्या होता है, वही होता है, सेम होता है। लेकिन हाँ, अगर मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल में प्रेजेंट होता है तो क्या करता है, 8 माइनस कर देते हैं। दैट इज वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में डिफरेंस समझ में आता है ना, लास्ट क्लास शायद हम उसका यूज भी किए थे। तो यहां पे बोल रहा है वही वाला, इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रहा है, वो बहुत बड़ा डिफरेंस का बात नहीं, वही है। सो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब इलेक्ट्रोवैलेंसी कभी कभी +2 है तो कभी कभी +3 है तो कभी कभी +1 है। वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करता है। और इसके पीछे 2 कारण है। कौन से 2 कारण है, ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ कोर एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है कि नहीं। तो आप ये दोनों चीज को समझेंगे जैसे ही, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई आयनिक कंपाउंड के पास वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है। आई एम नॉट सेइंग फॉर ऑल द आयनिक कंपाउंड, अगेन रेस्ट्रिक्शन है। सारे आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोवैलेंसी वेरिएबल नहीं होता है। जैसे कि NaCl में इलेक्ट्रोवैलेंसी सेम
हमेशा सेम होता है, वेरिएबल नहीं होता। जैसे Na+ एंड Cl-, कभी भी Na2+ नहीं दिखेगा, Cl2- नहीं दिखेगा। NaCl में हमेशा Na+ है और Cl- है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? डिफरेंट होने का, वेरिएबल होने का मतलब समझ में आ रहा है? NaCl में हो सकता है कभी अगर Na2+ बन जाता, Cl2- बन जाता, तो क्या बोलते हैं, इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी वेरिएबल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सो इट इज रिटन, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है दीज इफेक्ट्स आर प्राइमरी रीजंस फॉर वेरिएबल वैलेंसी। ये जो इफेक्ट होते हैं वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी का, इसके पीछे जो प्राइमरी रीजन है वो क्या है, वेरिएबल वैलेंसी। वैलेंसी वेरिएबल है, माने कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, लेट सपोज x इज एलिमेंट, x इज एन एलिमेंट, उसका वैलेंसी कभी 2 है तो कभी 3 है तो कभी 4 है, वेरिएबल वैलेंसी है। और उसके पीछे भी रीजन कौन होगा, अनस्टेबिलिटी ऑफ कोर फर्स्ट, और दूसरा क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, पहले ही बता दें, अनस्टेबिलिटी ऑफ कोर ये कहां देखा जाता है, ट्रांजिशन मेटल्स में। कहां देखा जाता है, ट्रांजिशन मेटल्स, आप कह सकते हैं डी ब्लॉक के जितने मेटल्स है या एलिमेंट्स है उसमें। क्लियर है कि नहीं? एंड क्या लिख रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है हम नहीं समझ रहे हैं, कहां पर पाया जाता है, तो आप बोलेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और वो भी सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो जिसके वेट या मास काफी ज्यादा है, उन सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या पाया जाता है, इनर्ट पेयर। क्या है अभी समझेंगे, अनस्टेबिलिटी ऑफ कोर क्या है समझेंगे, लेकिन यह बात आपको समझ लेना है कि जो आयनिक कंपाउंड बन रहा है, जिन आयनों के मदद से बन रहा है, जिन आयंस के हेल्प से आयनिक कंपाउंड बन रहा है, उन आयंस का इलेक्ट्रोवैलेंसी वेरिएबल होता है, एक्सक्लूडिंग एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को बख्श दीजिए, क्योंकि अनस्टेबिलिटी ऑफ कोर में आप देखेंगे डी ब्लॉक, दैट इज ट्रांजिशन मेटल्स, और इनर्ट पेयर इफेक्ट में देखेंगे आप पी ब्लॉक के एलिमेंट जो भी हैवियर एलिमेंट्स है। तो एस ब्लॉक तो यहां है ही नहीं, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट जैसे कि Na+ आपने लिया था वो हमेशा Na+ ही रहेगा, Mg2+ लेते हैं Mg2+ ही रहेगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, वहां वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता है। तो हो सकता है आप गूगल में लिख के सर्च करें तो आंसर कई अलग अलग टाइप के दें, क्योंकि ये फंस जाता है कि क्या बताएं और क्या नहीं बताएं। एस ब्लॉक में लागू नहीं होगा, डी और पी के लिए लागू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा है, These effects are primary reason of variable valency in certain elements, particularly transition metals and heavier p block elements. ट्रांजिशन मेटल्स एंड हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी हमने बता दिया ट्रांजिशन मेटल में कौन सा इफेक्ट मिलेगा आपको, अनस्टेबिलिटी ऑफ कोर, और हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या मिलेगा आपको, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसके वजह से इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखेंगे अब इस चीज को। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज हम इन दो इफेक्ट्स को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये वाला सेक्शन हम मिटाएंगे अभी थोड़ा देर में। तो चलिए अब हमें क्या देखना है, अनस्टेबिलिटी ऑफ कोर को देखना है पहले, फिर हम देखेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो दोनों का थ्योरी हमने यहां लिख के रखा है, एक एक करके पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे ताकि हमें और क्लियरिटी हो इस टॉपिक में। हम कह रहे हैं इस चैप्टर को आप इस प्रकार पढ़ें कि आगे आने वाले चैप्टर्स में अगर इस कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल हो तो उसमें कोई डाउट ना रहे। इस मुद्दे के लिए हम इतना डिटेल में डीप में जा रहे हैं। ये क्लास 11 को फोकस करके सिर्फ नहीं जा रहे हैं, क्लास 12 में भी कई ऐसे जगह हैं जहां पे इन कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा और बच्चों को नहीं पता ऊपर तक का। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या, अरे सर क्या है ये, कौन सा चीज, वहां पे क्लास 12 का टीचर आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं पढ़ाने बैठेगा। क्लियर है कि नहीं है, इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको क्लास 11 में ही आना चाहिए। चलिए समझते हैं, अनस्टेबिलिटी ऑफ द कोर कहां होता है, सबसे पहले पकड़ लिया हम, ट्रांजिशन मेटल्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स में होता है। दिख रहा है, इन ट्रांजिशन मेटल्स आफ्टर लॉसिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स द रिमेनिंग कोर और कर्नल मे नॉट बी स्टेबल। स्टेबल मतलब क्या, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, जो कि क्या होता है, NH2 NP6 होता है। अब समझते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, तब जाकर के आपको समझा पाएंगे हम। लेट सपोज आपके पास एक ट्रांजिशन मेटल है मैंगनीज, क्या है, मैंगनीज है कि नहीं है।
ट्रांजिशन मेटल मतलब समझते हो ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। लेकिन ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जिसके डी ऑर्बिटल फुलफिल नहीं होते हैं उसे ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। जैसे जिंक, Zn क्या होता है, D10 होता है ना, 3D10, दैट इज नॉट ट्रांजिशन मेटल। फोकस, हर बात लिखना संभव नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। जिंक इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज इट हैज कंप्लीट डी ऑर्बिटल। ट्रांजिशन मेटल बनने के लिए क्या बनना पड़ता है, डी उसका खाली रहना चाहिए। समझा कि नहीं समझा? Zn के नीचे मरकरी है तो वो भी नहीं है समझ में आ रहा कि नहीं? 3D10 उसके नीचे 4D10 उसके नीचे 5D10 वो भी नहीं है। कंप्लीट डी ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए। ये सब बातें बहुत, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है राज की बात। तो बता दिया, सुनेगा। मैंगनीज का एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है बचवा? 25। आंसर कुछ भी लाना है, सबसे पहला काम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसका आंसर ढूंढते हैं। क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, रुक जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। कितना है? यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 10, 20 हो गया, 20 एंड 5 25। डन? क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? चलिए आपसे हम पूछ रहे हैं, मैंगनीज के साथ हम एक कंपाउंड बनाना चाह रहे हैं, आयनिक कंपाउंड बनाना चाह रहे हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं, जरा बताइएगा, मैंगनीज प्लस बनेगा कि मैंगनीज 2 प्लस बनेगा कि मैंगनीज 3 प्लस बनेगा कि मैंगनीज 4 प्लस बनेगा कि मैंगनीज 5 प्लस बनेगा कि मैंगनीज 6 प्लस बनेगा? अरे क्या बनेगा? आपको एक कैटायन चाहिए कि नहीं? आयनिक कंपाउंड के लिए एक कैटायन चाहिए, एक एनायन चाहिए। तो हम कैटायन पूछ रहे हैं आपसे, यहां पर मैंगनीज क्या बनेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? सुनो ध्यान से, अगर मैंगनीज प्लस बनता है मतलब तुम यहां से एक इलेक्ट्रॉन घटा रहे हो। अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन घटा रहे हो तो इसको पहले ठीक से लिखो, अरेंज कर लो। अरे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और उसके बाद 4s2। क्लियर है कि नहीं? क्या यहां पर जो लास्ट में ये वाला एक दिख रहा है और ये लास्ट में, क्या ये एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है? नोबल गैस मतलब इनर्ट गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन है। वो क्या होता है? NS2NP6। यस और नो? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर NS2 तो है लेकिन N-1p6 है, यहां 4s2 है, यहां 3p6 है। नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2NP6 होता है ना? यस और नो? तो ध्यान दीजिएगा, यहां NS2 अगर N का वैल्यू 4 है तो यहां पर देखिए ये 3 किसका वैल्यू होगा? N-1 का। क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ कि ना? क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। यहां NS2NP6 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस का। यहां क्या है? NS2 N-1p6 है। तो सुनो ध्यान से, हम पूछ रहे हैं आपसे कि अगर Mn प्लस बनाना है तो क्या करोगे? एक इलेक्ट्रॉन तुम यहां से गायब करोगे, क्या बन जाएगा? 4 1। 2 इलेक्ट्रॉन गायब करोगे तो Mn2 प्लस बनेगा, ये पूरा गायब हो गया। 3 करोगे तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। 4 गायब करोगे तो एक और इलेक्ट्रॉन यहां से गायब होगा, 3 बन जाएगा। एक और गायब करोगे तो क्या बन जाएगा? यहां पर 2 बन जाएगा। एक और गायब करोगे तो क्या बन जाएगा? यहां पर 1 बन जाएगा। एक और गायब करोगे तो यहां पर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब साला ये कुछ भी बना सकता है। काहे कुछ भी बना सकता है? माने कुछ हो लो, NS2NP6 तो नहीं है आ रहा है, हाँ कि ना बोलो? NS2NP6 अगर आ जाता तो वो क्या बन जाता? स्टेबल बन जाता। और स्टेबल बन जाता तो कोई और इलेक्ट्रॉन देना वो नहीं चाहता, बट बन ही नहीं रहा साला, कुछ भी कर रहे हैं। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वेरिएबल समझ में आ रहा है? क्योंकि क्यों Mn प्लस भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पर ये चीज तो मिल ही नहीं रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगेन आई एम रीडिंग दिस। इन ट्रांजिशन मेटल्स आफ्टर लॉसिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स द रिमेनिंग कोर मे नॉट बी अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। द रिमेनिंग d इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑल्सो बी लॉस्ट लीडिंग द हायर वैलेंसीज।
आप अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ध्यान दें इसका, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था बचवा, अगर पूरा पूरी बना देते, चलो 2 था, यहां पर 5 था। चलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है बताओ जरा फटाक से। चलो आपसे पूछ रहे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए। सबसे लास्ट, सबसे बाहर के ऑर्बिट में सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहर का ऑर्बिट 4 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है। बोलो हाँ कि ना, 5 है। अरे गलती से, सॉरी यहां पर 2 था बच्चा, यहां पर 5 था, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, 2 है। ये सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लीजिए निकाल दिए, तो क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2 प्लस बनेगा। क्या उसके बाद NH2NP6 मिल रहा है, बोले सर हाँ, यहां पे देखिए ना NH2NP6 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ D भी तो मिल रहा है। खाली D मिल रहा है कि नहीं, खाली D। ध्यान दे, यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, कितना था बचवा, 2 था। अभी ध्यान दे यहां पर क्या है सर, 3s बनाए सर, 3p बनाए सर, 3d बनाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, दिस इज 3s2, 3p6, 3d5। भरो जरा इसको, इलेक्ट्रॉन को फटाफट, इलेक्ट्रॉन को भरिएगा। s2 p6, 1 2 3 4 5 6 भर दिया हमने, 5 है इसमें, 1 2 3 4 5 भर दिया। तो क्या यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 है, बोला हाँ सर, लेकिन उसके साथ खाली D भी है। खाली है कि नहीं है, खाली D है कि नहीं है, खाली है ना। इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन अगर इस समय इसके पास आना चाहे तो आ सकता है कि नहीं आ सकता है। अगर ये चाहे अपना इलेक्ट्रॉन को और लूज करना चाहे तो लूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। क्या ये स्टेबल है, नहीं है, ये और लूज भी कर सकता है। मतलब Mn मैंगनीज एक ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट या मेटल आपको दिख रहा है जो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी शो कर रहा है। और ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है, अनस्टेबिलिटी ऑफ द कोर। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि जो कोर बच रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाने के बाद भी जो चीज बच रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 दैट इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है। अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन वो नहीं देगा। इसीलिए बोल रहा अगर नहीं होता है तो ये क्या करता है, द रिमेनिंग डी इलेक्ट्रॉन्स, जो बचा हुआ डी इलेक्ट्रॉन्स है उसको भी ये क्या करने लगता है, लॉस करने लगता है। तो हम अभी थोड़ा देर पहले आपको ये भी बात समझाए थे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये 5 का इलेक्ट्रॉन भी, सॉरी 3d का भी इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। Mn प्लस 1 इलेक्ट्रॉन निकला, Mn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसके बाद क्या बन रहा है, Mn3 प्लस। Mn3 प्लस कैसे बनेगा, ये डी में से भी इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, डी में से क्यों इलेक्ट्रॉन निकलेगा, समझेगा, समझ में आ रहा है। NH2NP6 बनाना है इसको, अनस्टेबल से स्टेबल बनना है इसको। जैसे ये पूरा डी खत्म हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन इसका 2 इलेक्ट्रॉन और इसका 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हम कहना चाह रहे हैं Mn6 प्लस और साथ में Mn7 प्लस भी तो बन सकता है, नहीं बन सकता है। अरे 7 इलेक्ट्रॉन टोटल निकल सकता है, टोटल ये 2 और ये 5, तब जाकर के क्या बचेगा, सिर्फ NH2NP6 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। अब रुक जाएगा, अब और इलेक्ट्रॉन ये लॉस नहीं कर सकता है। हमारा कहना है कि सिर्फ क्या 7 इलेक्ट्रॉन ही लॉस कर सकता है, नो, 6 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, तो वेरिएबल है ना। समझ में आया क्या, अनस्टेबिलिटी ऑफ द कोर समझ में आया क्या। एक बार सिंपल वे में बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, रिलैक्स हो जाइए। कि कोई भी ट्रांजिशन मेटल्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके रिमूव होने के बाद भी अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलता है तो वो अपने डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को भी लॉस करने लगता है। जिस वजह से क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन लॉस मतलब प्लस होगा, अगर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो जो वैलेंसी पहले आया था वो चेंज होता जाएगा। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। +1 था, 1 इलेक्ट्रॉन गया था तो 2 इलेक्ट्रॉन गया तो +2 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन गया तो +3 हो गया। तो यही कारण है। क्लियर है कि नहीं है, बोलो बचवा, समझ में आ गया। लीडिंग दी हायर वैलेंसीज। आपसे अगर हम सिंपल आपसे पूछे कि Mn प्लस ज्यादा स्टेबल है कि Mn7 प्लस ज्यादा स्टेबल है, क्या बताइएगा। Mn7 प्लस ज्यादा स्टेबल है। क्यों 7 प्लस ज्यादा स्टेबल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ चुका है, नोबल गैस का आ चुका है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ज्यादा स्टेबल ये है, मानते हैं हम। आगे बढ़ते हैं, क्या समझ में आ गया है। इस एग्जाम्पल को आप लिख सकते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ऐसे ही लिख लीजिएगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंगनीज का ये सारे वैलेंसीज पॉसिबल है। मैंगनीज
कैन मैंगनीज कैन हैव +1 to +7 इलेक्ट्रोवैलेंसी। मैंगनीज के पास ये कैपेसिटी है कि ये +1 से +7 तक इलेक्ट्रोवैलेंसी शो कर सकता है, और इस वजह से जो ये मैंगनीज है आयनिक कंपाउंड जब बनाएगा तो साला अलग अलग टाइप का बनाएगा। चलो मैंगनीज अगर क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा तो मैंगनीज क्लोराइड ऐसे भी बन सकता है, मैंगनीज क्लोराइड ऐसे भी बन सकता है, मैंगनीज क्लोराइड ऐसे भी बन सकता है, मैंगनीज क्लोराइड ऐसे भी बन सकता, नहीं बन सकता है क्या? हम कह रहे हैं Mn+ भी हो सकता है, Mn2+ भी हो सकता है, Mn3+ भी हो सकता है, Mn4+ भी हो सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये 1 यहां गया, यहां पे 2 यहां चला गया, 3 यहां चला गया, 4 यहां चला गया। समझ में आ रहा है? तो आयनिक कंपाउंड अलग अलग फिर बन जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी अलग होने से यही प्रॉब्लम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इफेक्ट है वो क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस चीज को समझने हम जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे भी ज्यादा यूज होने वाला कंसेप्ट है। तो अगर आप इस चीज को लिख लिए हैं तो अब हम आगे बढ़ेंगे किसके तरफ? इनर्ट पेयर इफेक्ट के तरफ। क्लियर है? चलिए इसको मिटा रहे हैं हम। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? पेयर, एक वर्ड आ रहा है पेयर। पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा, मतलब 2 at once, पेयर। एक वर्ड आ रहा इनर्ट। इनर्ट मतलब क्या होता है? इसका मूड नहीं है किसी के साथ रिएक्ट करने का। इनर्ट मतलब किसी के साथ रिएक्ट करने का मूड नहीं है। और पेयर मतलब जोड़ा होता है। और इसका इफेक्ट क्या है? तो जरा पहले ही कंसेप्ट का क्लियरिटी कर दे। ये हर जगह नहीं पाया जाता है। ये कहां पाया जाता है? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। वो भी कौन से पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में? हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इन हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसा देखा गया है, जैसे एग्जांपल टीन है, लेड है, SnPb। द NH2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर इन द वैलेंस शेल टेंड्स टू रिमेन अनआयोनाइज्ड, मेकिंग द लोअर वैलेंसी मोर स्टेबल देन एक्सपेक्टेड। कुछ नहीं समझ में आया सर? समझा ही नहीं है, ये तो लैंग्वेज में लिखा हुआ, समझो ध्यान से। कि बोल रहा है ये जो NH2 इलेक्ट्रॉन है ना, इन सभी एलिमेंट्स में ये लूज ही नहीं करता है, नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि अगर एग्जांपल टीन का है तो आप टीन को क्या कीजिए? टीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। कितना होता है? SN का हो गया आपका 51 ना, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। चलो कोई बात नहीं, बनाते हैं। देखो टीन का बनाना है ना, तो पूरा टीन का मत बनाओ, एक काम करो, उसके ऊपर कितने कौन कौन से एलिमेंट्स है वो देख लो, फिर तुरंत काम बन जाएगा। देख लो, टीन के ऊपर क्या है? आर्सेनिक, उसके पहले क्या है? फास्फोरस, उसके पहले क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, टीन। अच्छा टीन चाहिए था ना, कार्बन वाला ले लो। कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन। बस इतना पता है, मान लो हमको। क्या पता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता कि नहीं पता? बस बाकी सबको पता चल जाएगा 2 मिनट में। ऑलरेडी मैजिक नंबर्स करके पढ़ाया था, याद कीजिए, यही काम है मैजिक। क्या कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 6 है, तो क्या हो जाएगा यहां पर? 1s2, 2s2, 2p2। इसको छोड़ दीजिए, इससे हमको कोई काम का नहीं है। वैलेंस सेल, बाहर का सेल, ये क्या है? अगर 2s2, 2p6, 2p2 है तो ये क्या हो जाएगा? 3s2, 3p2। ये क्या हो जाएगा? 4s2, 4p2। ये क्या हो जाएगा? 5s2, 5p2। सुन ध्यान से, अब क्या होता है? टीन में हम चले गए, टीन हमारा एग्जाम्पल है। हम कह रहे हैं, जरा बताइएगा, Sn+ बनेगा कि Sn2+ बनेगा कि Sn3+ बनेगा? क्लियर है कि नहीं है? बोलेगा सर अगर Sn+ बनता है तो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, Sn1 बनेगा, 5p1 बन जाएगा। अगर 2 बनता है तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अगर 3 बनता है तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या बन जाएगा? 5s1 बन जाएगा। समझ में आ रहा? धीरे धीरे एक इलेक्ट्रॉन घटाते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 5s2 कभी भी इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ता है, इस वजह से ये गया तेल नहीं बनवे नहीं करेगा। अरे 3+ कब बनता है? जब 3 इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये बनवे नहीं करता है।
ये कहता है हम एस हैं, एस न्यूक्लियस के सबसे पास रहते हैं हम, मेरा इलेक्ट्रॉन निकालेगा तुम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो इट शोज अ इनर्ट बिहेवियर बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, SN3+ नहीं बनेगा। अगर SN3+ नहीं बनेगा तो SnCl3 का भी बनेगा क्या? आपसे पूछ रहे हैं, क्या SnCl3 का भी बनेगा क्या? अगर SN3+ बनता तब तो SN3+ बनता। हाँ सर, SN+ बनता है, इसलिए SnCl बनेगा और SnCl2 बनेगा। ये दोनों चीज बन सकता है, बट SnCl3 कभी नहीं बन सकता है। दिस इज कॉल्ड द इनर्टनेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कह रहा है? दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजंट इट अ पेयर? दो इलेक्ट्रॉन है ना, इस S में दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रहा है। सो द पेयर वर्ड इज यूज्ड। इनर्ट का मतलब यहां समझ में आ रहा है कि ये लूज नहीं करना चाह रहा है। सो इनर्ट पेयर इफेक्ट। द हैवियर p ब्लॉक एलिमेंट्स लाइक टीन, लेड, द NH2 इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में NH2 पेयर है, n का वैल्यू यहां पे टीन में क्या है? 5 है। तो NH2 पेयर इन द वैलेंस सेल टेंड्स टू रिमेन अनआयोनाइज्ड। जहां है वहीं रहना चाहेगा, आयोनाइज नहीं होगा। आयोनाइज होना मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर देना। मेकिंग द लोअर वैलेंसी, हायर वैलेंसी जाने ही नहीं दिया गया। 3+ होता जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता, इसको क्या कर दिया? लोअर वैलेंसी कर दिया। मेकिंग द लोअर वैलेंसी मोर स्टेबल देन एक्सपेक्टेड। हमको ऐसा लगता था, हमारे डी ब्लॉक के ये कॉन्सेप्ट था, अभी आपने ये बात बताया था हमें कि Mn7+ इज मोर स्टेबल देन Mn6+। बोला था कि नहीं बोला था? हाँ कि ना? Mn7+ ज्यादा स्टेबल था। तो हम डी ब्लॉक एलिमेंट से ये बात सीखे थे कि जितना ज्यादा वैलेंसी होगा सर, उतना ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। और यहां यह बात कह रहा है जस्ट इसका उल्टा। मेकिंग द लोअर वैलेंसी मोर स्टेबल देन एक्सपेक्टेड, माने जबरदस्ती अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालिएगा तो 3+ बन जाएगा, लेकिन ये 3+ कम स्टेबल होगा। जबकि ज्यादा वैलेंसी है तब भी कम स्टेबल होगा, क्योंकि आप जबरदस्ती निकालेंगे, ये निकलना नहीं चाहता है। बोले समझ में आ रहा कि नहीं आया? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ में आ गया है कि हैवियर p ब्लॉक के एलिमेंट्स अपने NH2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए ये क्या करता है? लोअर वैलेंसीज को शो करता है। समझ में आया कि नहीं आया? एक एग्जांपल और देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये सब बातें होती रहेंगी। एक एग्जांपल और थोड़ा सा हम आपको डीप में ले जाते हैं, ध्यान दीजिए। अगर जर्मेनियम का बात करें, इसके जस्ट ऊपर अगर हम बात करें जर्मेनियम क्या क्या हो सकता है, क्या जर्मेनियम प्लस, जर्मेनियम 2+, जर्मेनियम 3+, जर्मेनियम 4+, क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता? सर अगर प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, एक बचेगा। सर 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा मतलब ये पूरा खत्म हो जाएगा। 3+ मतलब एक और इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा। 4+ मतलब ये पूरा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। और ये सारे पॉसिबल है, ये सारे पॉसिबल हैं। बट टीन के साथ ये प्रॉब्लम है, मतलब इस लेवल में आप देखिएगा, आपको पता है टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो मास क्या होता है? बढ़ता है। तो कार्बन से ज्यादा मास सिलिकॉन का, सिलिकॉन से ज्यादा मास जर्मेनियम का, जर्मेनियम से ज्यादा मास टीन का। तो टीन हैवियर हो जाता है इन कंपैरिजन टू जर्मेनियम। जर्मेनियम हायर वैलेंसी शो करता है, बट टीन हायर वैलेंसी शो नहीं करता है। व्हाई? आंसर इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सो यू कैन से जर्मेनियम क्लोराइड आप ऐसे बना सकते हैं, GeCl, GeCl2, GeCl3, GeCl4। सवाल एग्जाम में ऐसे आता है, GeCl3 exists but SnCl3 does not। Why? अरे समझ में आया कि नहीं है? क्या आंसर दोगे इसका? GeCl3 germanium trichloride exists but tin trichloride does not exist. Why? Because tin is heavier p block element, it shows inert pair effect, it does not lose its 5s electron to form Sn3+, so that it is not possible to form SnCl3। समझ में आ रहा सवाल क्या आएगा? बच्चे थ्योरी पढ़ के
सो ये सारे कंपाउंड जो आपके सामने दिख रहे हैं सारे आयनिक है, तो आयनिक में ये सब डिस्कशन कर रहे थे, हाई लेवल के तक हम जाने का कोशिश किए। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि टॉपिक को कितना रिवाइज करते हैं। फ्रॉम माय साइड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड दैट इज आयनिक बॉन्ड इज कंप्लीटेड। सो द नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन कोवैलेंट बॉन्ड। अगर आज का वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखे हैं तो जो कॉन्सेप्ट आपने बनाया है इस पे बेस्ड आप सवाल 0 से लेकर के एडवांस लेवल तक बना सकते हैं, आप ट्राई कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर कंसेप्ट्स जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।